हेलो गाइस, मैं आपका भाई दोस्त एजुकेटर ऑफ इकोनॉमिक्स लव कौशिक स्वागत करता हूं आपका कॉमर्स वाला में। और माइक्रो इकोनॉमिक्स से दोस्तों इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का चैप्टर वन शॉट में कंप्लीट करा रहा हूं। थ्योरी भी होगी, न्यूमेरिकल भी होंगे, डायग्राम भी होंगे, एक ही वीडियो के अंदर सारे सॉल्यूशन। देखते हैं जरा पॉइंट नंबर वन। मेरे दोस्त, सबसे पहले जानने का मन यही करता है कि यार ये इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या है। इसको पहले अपने दिल के अंदर उतार लेते हैं ताकि आगे करने वाले सभी कॉन्सेप्ट्स बहुत आसान लगे। देखो, एक सिंपल लैंग्वेज में देखो, इलास्टिसिटी का मतलब होता है हिलना, फ्लक्चुएट होना, फ्लेक्सिबल होना। इलास्टिक होती है ना रबड़, उसको स्ट्रेच करते हैं वो हिलती है, तो उससे ही ये वर्ड बना है हिलना। ठीक है। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या होता है? इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का मतलब होता है डिमांड को हिलाना। डिमांड को हिलाना मतलब डिमांड को कभी बढ़ाना कभी कम करना। अब ये कौन कौन हिला सकता है? भाई साहब, प्राइस डिमांड को हिला सकता है, यस। इनकम भी डिमांड को हिला सकती है, यस। प्राइस बढ़ता है डिमांड गिर जाती है, इनकम बढ़ता है तो नॉर्मल गुड्स की डिमांड बढ़ जाती है। तो बहुत सारे ऐसे डिटर्मिनेंट्स हैं जो डिमांड को हिला सकते हैं। तो उन सभी डिटर्मिनेंट्स के हिसाब से इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का कॉन्सेप्ट बनता है। जैसे मान लो इनकम डिमांड को कितनी हिला पा रही है, उसके बारे में पढ़ना है तो हम पढ़ेंगे इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, जो कि तुम्हारे कोर्स में नहीं है। तुम्हारे कोर्स में क्या है? ये जो प्राइस है वो डिमांड को कितना हिला पा रहा है, तो उसको बोलेंगे प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। बहुत साधारण शब्दों में बताया है। एक थोड़ा सा और देखो भाई साहब, प्राइस के पास पावर है कि वो डिमांड को बदल दे, मतलब डिमांड को हिला दे। जो प्राइस की पावर है ना डिमांड को हिलाने की, उसको बोलेंगे प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। तो आगे से हम वर्ड पढ़ेंगे प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। एक और एग्जांपल लो, शायद अब समझ में आए। अब समझ में आए। देखो, मानो हर पिक्चर में एक हीरो होता है। मान लो भाई ये उस्ताद हीरो है, ठीक है। डायग्राम मेरे को बनाना नहीं आता, ये हीरो है, ठीक है। ये गुंडे को घूसा मारता है, गुंडे को घूसा मारता है। मान लो एक लप्पू चप्पू सा गुंडा इसके सामने है, इसने इसको घूसा मारा, ये यहां जाकर गिरा, मार दिया, तो मतलब इसके घूसे में पावर है। इस गुंडे को मारा, बहुत दूर जाके गिरा। अब इस हीरो के सामने कभी कभी इतना बड़ा गुंडा आ जाता है, ये इसको घूसा मारेगा तो ये शायद थोड़ा सा हिल जाए। जैसे इंसान के घूसे में पावर होती है दूसरे बंदों को हिलाने की, ऐसे ही दोस्तों प्राइस के पास पावर होती है डिमांड को हिलाने की। कभी कभी यह बढ़ता हुआ प्राइस डिमांड को बहुत ज्यादा गिरा देता है, कभी कभी यह बढ़ता हुआ प्राइस डिमांड को थोड़ा सा गिरा पाता है। डिपेंड करता है कि कौन सी गुड की डिमांड हो रही है। फॉर एग्जाम्पल, नमक का प्राइस बढ़ गया या फिर प्राइस बढ़ गया मेडिसिन का, तो उसका बढ़ता हुआ प्राइस डिमांड को ज्यादा नहीं गिरा पाएगा। अगर प्राइस बढ़ गया हेडफोन का, भाई 500 रुपए का हेडफोन 5000 का हो गया, तो हेडफोन की डिमांड यूं गिरेगी धड़ाम। समझे? मतलब डिपेंड करता है कि वो चीज कितनी जरूरी है, राइट। तो दोस्तों, प्राइस डिमांड को कितना हिला देगा उसकी वैल्यू हम कैलकुलेट कर लेंगे और उस वैल्यू को बोलेंगे प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। फॉर एग्जांपल, मान लो वैल्यू कैलकुलेट करने से पहले समझो, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को मैं ऐसे लिखूंगा, इलास्टिसिटी और ये डी, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड बन जाएगा। मान लो भैया इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की वैल्यू 2 है। अभी हम कैलकुलेट भी करना सीखेंगे। इसका मतलब पता क्या होता है? इसका मतलब ये होता है प्राइस अगर 100% से चेंज हुआ है तो डिमांड डबल चेंज हो गई 200% से। ये मीनिंग होता है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का। मतलब प्राइस के पास पावर थी डिमांड को चेंज करने की, प्राइस 100% से बढ़ गया तो डिमांड 200% से बढ़ गई। अच्छा, चलो, अगर इलास्टिसिटी की वैल्यू 3 होती तो इसका मतलब ये होता कि प्राइस मान लो किसी परसेंट से 10% से चेंज हुआ है तो डिमांड 3 गुना चेंज हो जाएगी, 30% से चेंज हो जाएगी। यस गाइस, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड बताता है कि एक प्राइस में जो भी चेंज आएगा उसकी वजह से डिमांड में कितना चेंज आएगा, उसकी ही कैलकुलेशन को बोलते हैं प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। और थोड़ा समझो, देखो जी, प्राइस चेंज होता है, बढ़ता है कम होता है, बढ़ता है कम होता है, उसको डिमांड रेस्पॉन्ड करती है। रेस्पॉन्ड मतलब बढ़ते हुए प्राइस की वजह से डिमांड गिरेगी। ओके, कितनी गिरेगी कैलकुलेट करके बताओ। इस कैलकुलेशन को ही, इस डिग्री को ही हम बोलेंगे प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का मतलब हुआ प्राइस ऑफ ऑन गुड के चेंज होने की वजह से डिमांड ने क्या रेस्पॉन्स दिया है। डिमांड की इस डिग्री ऑफ रेस्पॉन्सिवनेस को हम प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड बोलेंगे। डिग्री का मतलब समझो कि वैल्यू को, राइट। एक डेफिनेशन लिखिए भैया, एक डेफिनेशन लिखिए प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, जिसको शॉर्ट में मैं ईडी लिखूंगा आपसे। लिखा है
इट रेफर्स टू द डिग्री ऑफ रेस्पॉन्सिवनेस। रेस्पॉन्सिवनेस मतलब रेस्पॉन्ड करने की। भाई प्राइस घुसा मारेगा तो डिमांड गिरेगी ना, गिर रही है मतलब रेस्पॉन्ड कर रही है ना। वो रेस्पॉन्ड होने की डिग्री क्या है, ठीक है। डिग्री ऑफ रेस्पॉन्सिवनेस ऑफ क्वांटिटी डिमांडेड या सिर्फ डिमांड ड्यू टू चेंज इन प्राइस ऑफ ऑन गुड। सिर्फ प्राइस ऑफ ऑन गुड की बात कर रहे हैं, अदर थिंग्स सब कांस्टेंट है। इतनी डेफिनेशन लिखे आओगे, टीचर आपको पूरे नंबर दे देगा, लेकिन धीरे धीरे आगे बढ़ोगे तो इससे आसान डेफिनेशन भी है मेरे पास। वो लिखोगे तो कुछ समझना पड़ेगा आपको, और वो बहुत लप्पू डेफिनेशन हो जाएगी, बहुत आसानी से तुम्हें समझ में भी आ जाएगी। बस इतना समझो दोस्तों, लॉ ऑफ डिमांड हम पढ़ते थे तो लॉ ऑफ डिमांड सिर्फ इतना बताता था कि प्राइस और डिमांड में नेगेटिव रिलेशन है। लॉ ऑफ डिमांड ध्यान रखना, जब हम पढ़ते थे पहले, ये लॉ ऑफ डिमांड सिर्फ इतना बताता है प्राइस बढ़ेगा तो डिमांड कम होगी। वो तो हम अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए ऐसे कर देते थे, मान लो प्राइस 10 से 20 हो गया तो डिमांड 100 से 50 हो जाएगी। लॉ ऑफ डिमांड ये नहीं बोलता कि डिमांड 100 से 50 हो जाएगी, वो बोलता है डिमांड, प्राइस बढ़ा है तो डिमांड कम होगी, शायद वो 99 हो जाती, शायद वो 1 हो जाती। इसकी कैलकुलेशन करके नहीं देता, ये तो हम ऐसे ही समझाने के लिए टेबल बना देते हैं। तो लॉ ऑफ डिमांड दोस्तों सिर्फ और सिर्फ ये बताता है कि प्राइस की वजह से डिमांड बढ़ेगी या कम होगी। इट ओनली टेल्स अस अबाउट द डायरेक्शन ओनली, सिर्फ डायरेक्शन के बारे में बताता था, ये कैलकुलेशन नहीं करता था। कैलकुलेशन कौन करेगा? कैलकुलेशन करेगी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। यहां पर कैलकुलेशन है कितना प्राइस बढ़ेगा और उसकी वजह से कितनी डिमांड कम होगी, ये कैलकुलेट कर लेंगे इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में। तो जिस चीज में हम कैलकुलेशन रखते हैं, नंबर्स एक्चुअली आ जाते हैं सामने, उस चीज को बोलते हैं क्वांटिटेटिव कॉन्सेप्ट। क्या बोलेंगे? क्वांटिटेटिव कॉन्सेप्ट। और जो सिर्फ डायरेक्शन को बताता है, ये नंबर कैलकुलेट करके नहीं बताता, उसे बोलते हैं क्वालिटेटिव कॉन्सेप्ट। वैसे भी देखो यार, दो वर्ड होते हैं। क्वालिटेटिव का मतलब होता है क्वालिटी के बारे में बताना, अच्छा बुरा, बढ़ता हुआ घटता हुआ। तो लॉ ऑफ डिमांड यही बताता है कि प्राइस कम हो रहा है तो डिमांड बढ़ेगी, प्राइस बढ़ रहा है तो डिमांड कम होगी। इसलिए लॉ ऑफ डिमांड एक क्वालिटेटिव कॉन्सेप्ट है, क्वालिटेटिव स्टेटमेंट है। लेकिन इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड आपको ये तो बता ही रही है कि प्राइस बढ़ेगा तो डिमांड कम होगी। ऑब्वियसली इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड भी क्वालिटेटिव है, लेकिन ये क्वांटिटेटिव इन नेचर भी है, क्योंकि ये वैल्यू कैलकुलेट करके बताएगी कि 10% प्राइस इंक्रीज हुआ है तो उसकी वजह से डिमांड कितने परसेंट गिरेगी, उसकी वैल्यू वो हम सीखेंगे, ठीक है दोस्तों। लेकिन इतना तुम ध्यान रखो, डिमांड अगर जल्दी जल्दी बदली तो उसे बोलेंगे इलास्टिक डिमांड। मान लो 100% प्राइस चेंज हुआ है, उसकी वजह से डिमांड में बहुत ज्यादा बदलाव आ गया, 101%, 200%, मतलब जितना परसेंटेज प्राइस में चेंज आया उससे ज्यादा डिमांड में चेंज आ गया, तो बोलेंगे कि भैया डिमांड बहुत ज्यादा ही हिल गई, प्राइस ने घूसा मारा, डिमांड बहुत ज्यादा ही गिर गई। जब डिमांड बहुत ज्यादा गिरती है तो उसे बोलते हैं इलास्टिक डिमांड, इसे मोर इलास्टिक डिमांड भी बोल देते हैं, ठीक है। लेकिन जब डिमांड कम हिले, प्राइस बढ़ने पर डिमांड में चेंज ना के बराबर हो या कम हो, तो उस सिचुएशन को बोलते हैं इन इलास्टिक डिमांड या फिर लेस इलास्टिक डिमांड। वो वर्ड भी मैं आगे लिख के आपको बताऊंगा। मैं सबसे पहले आपको कुछ ऐसे केस कराऊंगा जहां पर आप कंपेयर करोगे, आप खुद बता सकते हो डिमांड जल्दी बदलेगी या लेट बदलेगी। ये 6 नंबर का क्वेश्चन बनेगा, ठीक है। मैं आपको कुछ ऐसे केस करा रहा हूं, ऐसे फैक्टर्स, ऐसी सिचुएशन, ऐसे डिटर्मिनेंट्स, सब एक ही बात है, ये ऐसी चीजें कराऊंगा जहां पर आप कॉन्सेप्ट को समझोगे, डिमांड जल्दी बदलनी चाहिए या लेट बदलनी चाहिए। डिमांड में जल्दी बदलाव आएगा तो डिमांड विल बी इलास्टिक, डिमांड में लेट बदलाव आएगा डिमांड विल बी इन इलास्टिक या लेस इलास्टिक, कुछ भी बोल देना, ठीक है। चलो जी भैया, बात करते हैं पॉइंट नंबर 1। देखो दोस्तों, इस दुनिया में जो भी सामान है उसको हम नीड के हिसाब से उसके 2 नेचर में क्लासिफाई कर सकते हैं। कोई भी कमोडिटी है, हम बोल सकते हैं या तो ये हमारे लिए बहुत जरूरी है, एसेंशियल गुड है, नेसेसिटी है, इसके बिना आप जिंदा नहीं रह सकते, जैसे कि ऑक्सीजन, फूड, वाटर, सॉल्ट, ये बहुत जरूरी है हमारी बॉडी के लिए भैया। और कुछ चीजें ऐसी होती है लग्जरी आइटम्स, जैसे कि कार, एसी, ये कंफर्ट तो देती हैं लेकिन जिंदा रहने के लिए जरूरी नहीं है। तो बाबा रे बाबा, दोनों में से अगर इन दोनों गुड्स का प्राइस डबल हो गया, मान लो ये 5 रुपए से 10 की हो गई, ये 5 लाख से 10 लाख की हो गई, तो डिमांड किसकी चेंज होगी? दोनों के प्राइस में 100% चेंज आया है, तो आप बोलोगे भैया इसके बिना तो जिंदा रह सकते हैं। अगर आपस में कंपेयर करें तो इसकी डिमांड चेंज होने के चांस कम है, तो इसकी लेस इलास्टिक डिमांड,
और इसकी डिमांड जल्दी चेंज हो जाएगी, इसकी मोर इलास्टिक डिमांड। ऐसे करके भेजे मैं कॉन्सेप्ट उतारो पेपर। ये एक केस नहीं, ऐसे 9 केस कराऊंगा। इन 9 केसेस को बोलते हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। तो पहला हो गया, इसको जरा ढंग से देखो क्वेश्चन कैसा आएगा। क्वेश्चन राज्य बनने वाला है, एक्सप्लेन द फैक्टर्स अफेक्टिंग प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ऑफ अ कमोडिटी। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 4 से 6 नंबर का पेपर में आ जाएगा। जितने नंबर का आएगा उतने पॉइंट लिखे आना, ठीक है। पहला फैक्टर मैंने क्या कराया, नेचर ऑफ अ कमोडिटी। इसमें क्या लिखना है कि भैया गुड्स यानी कमोडिटी को हम 2 पार्ट में क्लासिफाई करते हैं नेचर के हिसाब से। तो डिमांड फॉर एसेंशियल गुड्स पहला नेचर है, लाइक वाटर इज इनइलास्टिक। वाटर, सॉल्ट, ऑक्सीजन, इनकी डिमांड इनइलास्टिक होती है। एग्जांपल भी साथ में देते रहना, टीचर खुश हो जाएगा, नंबर नहीं काटेगा। डिमांड इनइलास्टिक है, इनइलास्टिक मतलब लेस इलास्टिक, एक ही बात है। क्यों? बिकॉज कंज्यूमर विल नॉट चेंज इट्स डिमांड एट एनी प्राइस। कंज्यूमर इन चीजों की डिमांड चेंज नहीं करेगा एट एनी प्राइस। ये चाहिए ही चाहिए, जिंदा रहने के लिए बॉडी में चाहिए ही चाहिए, ठीक है। ऑन द अदर हैंड डिमांड फॉर लग्जरी गुड्स जैसे कि एलईडी टीवी, एसी, कार इज मोर इलास्टिक बिकॉज डिमांड फॉर दीज गुड्स कैन बी चेंज्ड एज दे सीम वेरी कॉस्टली। जब ये बहुत कॉस्टली लगेंगी, सीम करेंगी, सीम मतलब लगना, तो इसकी डिमांड बदल जाएगी। ये तो एक ही केस था। चलो जी, दूसरा केस बताता हूं दोस्तों। कुछ गुड्स ऐसी होती है जिसके बहुत ज्यादा सब्स्टिट्यूट्स अवेलेबल है। सब्स्टिट्यूट्स मतलब ऐसी चीजें जो उसकी जगह पर इस्तेमाल हो सकती हो, जैसे कि कोल्ड ड्रिंक। पेप्सी महंगी हो गई तो कोक पी लेंगे, कोक महंगी हो गई तो थम्स अप पी लेंगे, थम्स अप गई तो लिम्का, लिम्का गई तो मिरिंडा, मिरिंडा गई तो स्प्राइट, स्प्राइट नहीं तो 7 अप, 7 अप। तो बहुत सारे हमारे पास ऑप्शंस हैं। कोल्ड ड्रिंक में बहुत सारे ऑप्शन है, लेकिन मैं बात करूं कुछ गुड्स ऐसी होती है जिसका ऑप्शन नहीं होता। पानी, पानी तो पानी की जगह इस्तेमाल होगा, पानी की जगह कुछ और इस्तेमाल नहीं हो सकता, राइट। तो मैं बताऊंगा जिन चीजों के सब्स्टिट्यूट्स नहीं है या बहुत कम है उसकी डिमांड आसानी से चेंज नहीं होती। जिन चीजों के सब्स्टिट्यूट्स हैं तो उसमें तो डिमांड बहुत जल्दी चेंज होती है। पेप्सी का प्राइस 1 रुपया बढ़ते ही लोग कोका कोला पी लेंगे, उसका प्राइस बढ़ गया तो उसका सब्स्टिट्यूट ले लेंगे, ऐसे करते हैं लोग। तो भैया सेकंड केस में आपके सामने लाया हूं दोस्तों, इसको बोलते हैं, आजा भैया आजा, कित गया, इसको बोलते हैं नंबर ऑफ क्लोज सब्स्टिट्यूट्स। कुछ गुड्स के फ्यू नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूट्स होते हैं जैसे कि पानी, कुछ गुड्स के मैनी यानी बहुत सारे सब्स्टिट्यूट्स होते हैं जैसे कि कोल्ड ड्रिंक। तो इसकी डिमांड ज्यादा इलास्टिक होगी, सिर्फ इलास्टिक लिख दिया। इसकी डिमांड लेस इलास्टिक होगी यानी कम इलास्टिक होगी। तो आप ऐसे लिख सकते हो, डरने वाली बात नहीं है भाई। लेकिन पेपर में तो तुम्हें एक्सप्लेनेशन देनी होगी, कैसे दोगे, ये रहा कंटेंट। इस फैक्टर का पूरा नाम है अवेलेबिलिटी ऑफ क्लोज सब्स्टिट्यूट या नंबर ऑफ क्लोज सब्स्टिट्यूट, कुछ भी बोल दो। तो आप लिखोगे अ कमोडिटी विल हैव मोर इलास्टिक डिमांड। गुड्स की डिमांड बहुत ज्यादा इलास्टिक तब होगी इफ देयर आर सो मेनी सब्स्टिट्यूट्स, अगर उसके बहुत सारे सब्स्टिट्यूट्स अवेलेबल है जैसे कि कोल्ड ड्रिंक्स, एग्जांपल देते रहना भैया, कैंपा कोला, थम्स अप। लेकिन दूसरे हाथ पर देखो, ऑन द अदर हैंड यानी दूसरी साइड देखो, कमोडिटी विल हैव लेस सब्स्टिट्यूट्स, जिसके लेस सब्स्टिट्यूट होंगे देन इट्स डिमांड विल बी लेस इलास्टिक, लाइक वाटर, सॉल्ट, पेट्रोल भी हो गया। पेट्रोल वाली गाड़ी पेट्रोल से ही चलेगी, डीजल से नहीं चलेगी। तो दिल्ली से चंडीगढ़ जाने के लिए 250 किलोमीटर का रास्ता है, तो जितना पेट्रोल लगता है उतना ही लगेगा। डिमांड चेंज कैसे कर सकते हो? कोई बात नहीं, इसको मैं अलग सेगमेंट में लेता हूं। एक और केस आ गया दोस्तों, ये है नंबर ऑफ यूज। नंबर ऑफ यूज, कुछ गुड्स ऐसी होती है जिसके बहुत कम यूज होते हैं, फ्यू नंबर ऑफ यूज, जैसे कि बटर, पेट्रोल। बटर, पेट्रोल कहां काम आते हैं? पेट्रोल तो उसी गाड़ी को चलाने में काम आएगा जो पेट्रोल से चलती होगी, घर थोड़ी जलाएंगे इससे, राइट। बटर, बटर खाने में ही काम आता है और कहीं नहीं। तो कुछ गुड्स ऐसी होती है जिसके बहुत सारे यूज होते हैं, मैनी, मैनी का मतलब ज्यादा, जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी और मिल्क। मिल्क का यूज क्या है भाई? चाय, कॉफी, दूध सीधा ही पी सकते हैं, दही, लस्सी, शाही पनीर की ग्रेवी, ओहो, और क्या बन सकता है? मक्खन, चीज, पनीर, बहुत कुछ बन सकता है। बिजली से क्या होता है? पंखा चल सकता है, लाइट चल सकती है, गीजर चल सकता है, एसी चल सकता है, कूलर चल सकता है, हीटर चल सकता है, और करंट भी लगा सकते हैं किसी को। मतलब बिजली के भी बहुत सारे यूज हैं। तो देखो जरूरी ये है या नहीं है भाई? जरूरी तो है, लेकिन दोनों को आपस में कंपेयर करो, आपस में कंपेयर करो। तो दोस्तों होता क्या है, मान लो पेट्रोल महंगा हो गया, तो यार दिल्ली से हरिद्वार जाना है, 200 किलोमीटर का रास्ता है, तो जितना पेट्रोल लगेगा उतना ही मुझे खरीदना पड़ेगा, इसकी डिमांड को चेंज नहीं कर सकता। फ्यूल की डिमांड, इसका यूज ही लिमिटेड है, राइट, तो इसकी डिमांड चेंज नहीं होगी, लेस इलास्टिक डिमांड। लेकिन इधर आ जाओ, डिमांड तो इसकी भी चेंज नहीं होनी चाहिए, दोनों चीज जरूरी हैं। बच्चों को लगता है कि लेस इलास्टिक डिमांड होगी, नहीं दोस्तों, इसकी डिमांड रिलेटिवली मोर इलास्टिक होती है। रिलेटिवली का मतलब अगर इससे कंपेयर करें तो। क्यों? इलेक्ट्रिसिटी के 10 यूज हैं, इलेक्ट्रिसिटी महंगी हो गई तो पापा कहेंगे अब सारे बच्चे एक ही कमरे में बैठ के टीवी देखेंगे, अलग अलग कमरे में टीवी नहीं चलेगा।
फालतू की लाइट मत जलाओ, जब कोई नहीं है कमरे में तो लाइट बंद करो। पंखा क्यों चल रहा है फालतू में, बंद करो। तो जब इलेक्ट्रिसिटी महंगी हो जाती है तो उसका नंबर ऑफ यूज हम कट डाउन कर देते हैं, अननेसेसरी यूजेस को हटा देते हैं ताकि डिमांड गिर जाए, जानबूझ के डिमांड गिरा देते हैं। अरे दूध महंगा हो गया, अब मम्मी बोलेगी अब पनीर नहीं है। दूध और महंगा हो गया, मम्मी बोलती है अब दही लस्सी नहीं बनेगी। दूध और महंगा हो गया, मम्मी बोलती है अब चाय पियो। दूध और महंगा हो गया, मम्मी बोलती है अब पानी वाली चाय पी ले, दूध ही नहीं है। मतलब दूध महंगा होने से उसके यूज हम कट करते रहते हैं। जब यूज कट करेंगे तो डिमांड कम ही हो जाएगी। क्योंकि भैया देखो, जब दूध से चाय, पनीर, दही सब बनता था तो 5 लीटर दूध आता था घर में। अब दूध महंगा हो गया तो मम्मी ने 3 लीटर मंगाना शुरू कर दिया। दूध और महंगा हो गया, 1 लीटर मंगाना शुरू कर दिया। तो मंगाएगी जरूर, लेकिन थोड़े अननेसेसरी यूज जितने हो सकते हैं उतने काटेगी। तो ऐसा बोलते हैं इनकी डिमांड को चेंज करना आसान है, चाहे तुम्हारे भेजे में घुसे न घुसे, याद कर लेना इस बात को, इंपॉर्टेंट है। तो जिनके यूज ज्यादा उनकी डिमांड ज्यादा इलास्टिक, जिनके यूज कम उनकी डिमांड कम इलास्टिक। ठीक है जी। इसको लिखना कैसे है, प्यार से लिख दो, गुस्सा मत हो कोई भी। लो जी, नंबर ऑफ यूज ऑफ अ कमोडिटी, इफ कमोडिटी हैज ओनली फ्यू यूजेस, अगर गुड्स के बहुत कम यूज हैं, देन इट्स डिमांड विल बी लेस इलास्टिक। जैसे कि बटर, एग्जांपल एनसीईआरटी का है। ऑन द अदर हैंड, अ कमोडिटी हैज मेनी यूजेस, जिसके बहुत सारे यूज होंगे, देन इट्स डिमांड विल बी मोर इलास्टिक। जैसे कि मिल्क और इलेक्ट्रिसिटी। साथ के साथ तुम एग्जांपल दे रहे हो, कोई गुस्सा भी नहीं होगा तुमसे, खुश हो जाएगा टीचर, नंबर पे नंबर देगा, टा 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 टा, काटेगा नहीं नंबर तुम्हारे भाई। समझे मेरी बात को, काट लिया। अब बीच में तुम्हारे साथ एक ऐसा चटपटा केस घुसाऊंगा, इसमें 2 टुकड़े होंगे ही नहीं। जैसे कि देखो, पहला हमने पढ़ा नेचर ऑफ अ कमोडिटी, 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया, एसेंशियल और लग्जरी। नंबर ऑफ क्लोज सब्स्टिट्यूट 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया, फ्यू और मैनी। नंबर ऑफ यूज 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया, फ्यू और मैनी। अब ऐसा केस लाऊंगा, ये गजेड़ी नशेड़ी चसेड़ी का केस है, ये ड्रगिस्ट होते हैं। इसमें 2 केस है ही नहीं। जो बंदे किसी प्रोडक्ट को लेकर बहुत ज्यादा ही हैबिचुअल हो जाते हैं, वो उसकी डिमांड को चेंज नहीं करते, वो उसकी डिमांड को चेंज बेसिकली नहीं करते। तो यहां पर आती है बात कंज्यूमर की हैबिट की। किसकी हैबिट? जब किसी बंदे को एडिक्शन हो जाती है, जैसे कि बेवड़ा ड्रंकर अल्कोहल की डिमांड को नहीं छोड़ता, चेन स्मोकर लगातार सिगरेट पीने वाला सिगरेट की डिमांड को नहीं छोड़ता, तो इनके लिए इनइलास्टिक डिमांड होती है। इनइलास्टिक मतलब लेस इलास्टिक। बंदा बोलेगा सर चेंज नहीं हो सकती क्या? हो सकती है भाई, नशा मुक्ति केंद्र में भर्ती करा दो, हो सकता है 10 में से 1 सुधर जाए। डिमांड हल्के से ही चेंज होने के चांस है, ज्यादा चेंज होने के चांस नहीं है। तो रेट महंगा होने से बहुत कम चांसेस होते हैं कि इनकी डिमांड चेंज हो जाए। तो पेपर में आएगा चौथे नंबर का फैक्टर, आपके लिए मस्त है, हैबिट। इफ अ पर्सन इज हैबिचुअल टू सम गुड्स, अगर कोई बंदा हैबिचुअल है तो वो उनकी डिमांड को इनइलास्टिक कर देगा। जैसे कि डिमांड फॉर सिगरेट्स फॉर चेन स्मोकर्स, डिमांड ऑफ एल्कोहल फॉर अ ड्रंकर। इतना आसान है। 4 फैक्टर हो गए, 5 और कराऊंगा, बने रहो। 6 नंबर का क्वेश्चन आ सकता है भैया। अगला देखो, ये मैंने लिखा है कंज्यूमर बजट। हर घर के अंदर ये मान के चलो कुछ ना कुछ बजट बनता है। मान लो हर घर के अंदर कुछ ना कुछ इनकम होती है भैया, तभी तो वो अपना खर्चा चलाते हैं। तो बजट का मतलब मान के चलो घर का टोटल एक्सपेंडिचर, टोटल एक्सपेंडिचर। अब भैया कुछ चीजें ऐसी हैं जिस पर तुम्हारे बजट का बहुत स्मॉल पोर्शन खर्च होता है, स्मॉल पोर्शन या स्मॉल पार्ट, राइट। कुछ चीजें ऐसी हैं जिस पे तुम्हारे बजट का शेयर जो है वो बहुत कम खर्च होगा, जैसे कि बटन, मैच बॉक्स, निडल, 1-1, 2-2 रुपए की चीजें हैं ये। और कुछ चीजें ऐसी हैं जिस पर तुम्हारे बजट का बहुत हाई पोर्शन, एक सिग्निफिकेंट पोर्शन खर्च हो जाएगा, जैसे कि लग्जरी आइटम्स। तो बताओ, अब यहां पर दोनों का प्राइस महंगा हो गया। माचिस 1 रुपए से 2 रुपए की हो गई, तो इसको नहीं खरीदोगे, जोत बत्ती नहीं करोगे, पूजा अर्चना नहीं करोगे? करोगे भैया। माचिस महंगी होने से उसकी डिमांड कम नहीं होती। नीडल, सुई जिसके चुभोनी है चुभोएगा बंदा। नहीं, मतलब छोटी मोटी चीजें, इसकी डिमांड चेंज नहीं होती। शर्ट का बटन टूट गया तो बटन लगवाना है, शर्ट थोड़ी खराब करनी है। इनकी डिमांड लेस इलास्टिक होती है। लेकिन दोस्तों, जिन पर बहुत ही ज्यादा तुम पैसा खर्च कर देते हो, जिन पर तुम बहुत ही ज्यादा पैसा खर्च करते हो, उनका प्राइस डबल हो जाए तो तुम डर जाते हो, इनकी डिमांड बदल सकती है। 5 लाख की कार अगर 10 लाख की मिलने लगे तो तुम्हें सोचना पड़ेगा, यार महंगी हो गई है, अभी छोड़ देते हैं, रहने दो, नहीं ले रहे, राइट। तो ये आपका 5वां नंबर का केस है। इसको लिखा है एनसीईआरटी में शेयर इन टोटल एक्सपेंडिचर, राइट। तो पढ़वाऊंगा इसको, शेयर इन टोटल एक्सपेंडिचर। घर में जो भी खर्चा होता है, मान लो घर में टोटल एक्सपेंडिचर 100 करोड़ का है तुम्हारा, तुम इतने अंबानी हो, तुम 100 करोड़ रुपया महीने का खर्च करते हो, तो 1 लाख रुपया मैच बॉक्स पे, नीडल पे, बटन पे खर्च करते हो, और बचा हुआ 99 करोड़ 99 लाख तुम लग्जरी आइटम पे खर्च करते हो, ठीक है। तो भैया डिमांड फॉर सच गुड्स, जिस पर तुम बहुत ही कम खर्चा करते हो,
उसकी डिमांड लेस इलास्टिक होगी, नीडल, मैच बॉक्स, बटन, एनसीईआरटी का एग्जांपल है। और डिमांड फॉर सच गुड्स जिस पर बहुत ही सिग्निफिकेंट पार्ट ऑफ इनकम खर्च होता है, उसकी डिमांड मोर इलास्टिक होगी। जैसे कि लग्जरी गुड्स से सीधा लिख देना, लग्जरी गुड्स लिख देंगे। पॉइंट नंबर 1 में भी लग्जरी गुड आ रहा था, पॉइंट नंबर 5 में भी आ गया, मजे आ गए। ओके, अब तुम्हें एक बात और बताता हूं, अमीरी और गरीबी की बात सुनना जरा। ये छठा और सातवां ऐसे लिख के आ गया। लेवल ऑफ इनकम सुनो। जो बंदा बहुत बड़ा अंबानी होता है, बहुत बड़ा रिच होता है, वो किसी भी चीज की डिमांड को बदलता ही नहीं है, जितनी चाहिए उतनी ले लेता है, जितनी चाहिए उतनी ले लेता है, फालतू में भी नहीं रखता। तो जिसका भी लेवल ऑफ इनकम बहुत हाई होता है, वो हर चीज की डिमांड को बदलता ही नहीं है, इन इलास्टिक डिमांड। अपने जैसा अंबानी क्या करता है, ये डिमांड बदलता है। जब माल सस्ता दिखाई देता है तो सोचते हैं थोड़ा ज्यादा रख ले यार, हाँ ज्यादा खरीद ले। जब माल महंगा होता है हम कहते हैं बहुत महंगा हो गया, अब मत खरीद। हम क्या करता है कि प्राइस कम होने पे हम डिमांड बढ़ाते हैं और प्राइस ज्यादा होने पे हम डिमांड कम करते हैं। यानी हम ही हैं वो बंदे जो डिमांड चेंज करते हैं। हमारी वजह से डिमांड इलास्टिक हो रही है, मतलब चेंज हो रही है। अंबानी तो जितना खरीदना है उतना खरीदेगा भैया, उसको 2 किलो आलू चाहिए 2 किलो आलू ही लेगा, 2 फर्नीचर चाहिए 2 फर्नीचर लेगा, 2 BMW चाहिए 2 BMW लेगा, प्राइस कितना भी हो। डायमंड की डिमांड कोई पूछे इलास्टिक है या इन इलास्टिक है, हम बोलेंगे हम तो सोचते भी नहीं है, हम अंबानी है। अंबानी सोचता भी नहीं है हम डायमंड के बारे में नहीं सोचते, वो डिमांड चेंज करने के बारे में नहीं सोचता। तो डायमंड की डिमांड इन इलास्टिक है क्योंकि उसको सिर्फ अमीर लोग खरीदते हैं। तो एट हायर लेवल ऑफ इनकम डिमांड इज लेस इलास्टिक। अमीर लोग हो जाओगे, अंबानी हो जाओगे, डिमांड चेंज नहीं करोगे, आप जिद्दी हो जाओगे। एंड ऑफ लोअर लेवल, एट लोअर लेवल ऑफ इनकम, एट अ लोअर लेवल ऑफ इनकम डिमांड इज मोर इलास्टिक। ठीक है, कोई भी कॉमोडिटी हो बेसिकली। तो इसके लिए एग्जांपल डायमंड का दे सकते हैं भैया, आ सकता है डायमंड का स्पेशल केस। डायमंड लग्जरी नहीं है, डायमंड एक ऐसी चीज है जो अमीर लोग खरीदते हैं। कंफर्ट मिलता है डायमंड से, डायमंड से हवाबाजी होती है। ठीक है, अब 6 फैक्टर हो गए, सेफ फील कर सकते हो 6 फैक्टर याद करके। अगला है पोस्टपोनेंट ऑफ यूज। पोस्टपोनेंट का मतलब होता है पोस्टपोन करना, टालना, टाल मटोल। एक बच्चा था, वो कह रहा पापा पापा साइकिल दिला दो 9th क्लास में। पापा ने बोला 9th पास कर ले, बढ़िया नंबर से साइकिल मिल जाएगी। 9th पास करी, पापा से मांगने गया साइकिल दे दो। पापा कह रहे साइकिल क्या करेगा, स्कूटी ले ले 10वीं पास कर। भाई 10वीं क्लास में चला गया, स्कूटी मांग रहा है। पापा ने कहा अबे बड़ा हो गया, बाइक ले लियो, 11वीं पास कर। 11वीं पास कर ली, फिर बोल रहे हैं अरे कार ले लियो, 12वीं पास कर। पापा ने गोली दी उसको। गोली देना मतलब टाल मटोल करना, खरीद के नहीं दी। तो जब तुम किसी कॉमोडिटी के यूज को पोस्टपोन कर सकते हो मतलब खरीद ही नहीं रहे, डिमांड कैंसिल कर रहे हो उसकी, तो ओवरऑल ये माना जाएगा तुम उसकी डिमांड को गिरा रहे हो, राइट। तो जब किसी चीज के यूज को पोस्टपोन किया जा सकता है तो उसकी डिमांड को गिराया जा सकता है, तो डिमांड यहां पर इलास्टिक होती है। लेकिन अर्जेंट है भाई, मेरा पेपर है, मेरे पास पेन नहीं है, तो पेन तो लेना ही पड़ेगा, इसकी डिमांड को चेंज नहीं कर सकते, ये चाहिए चाहिए चाहिए। तो अर्जेंसी में सामान चाहिए होता है, डिमांड लेस इलास्टिक होती है, इन इलास्टिक भी बोल सकते हो। तो लिखा है डिमांड फॉर सच गुड्स या डिमांड फॉर दोज गुड्स हुज डिमांड कैन बी पोस्टपोन्ड फॉर सम टाइम। जिसकी डिमांड को तुम पोस्टपोन कर सकते हो, गोली दे सकते हो, वो डिमांड मोर इलास्टिक होती है। लेकिन ऑन द अदर हैंड डिमांड फॉर सच गुड्स जिसकी डिमांड को कैन नॉट बी पोस्टपोन, तो जैसे कि खाना, व्हीट, राइस, इनकी डिमांड को तुम चेंज नहीं कर सकते, भाई ये तो चाहिए ही चाहिए। तो ये एसेंशियल चीजों में भी आ जाते हैं वैसे तो। अगले पॉइंट पे आते हैं 8वें पे, ये है टाइम पीरियड। टाइम पीरियड, आपको एक बात बताता हूं अंदर की। भाई नमकीन बिस्कुट बहुत महंगे हो गए, तो मेहमान आ गए घर में, तो नमकीन बिस्कुट नहीं खिलाओगे क्या, खिलाने पड़ेंगे। लेकिन भविष्य में ख्याल रखते हैं भैया नमकीन बिस्कुट बहुत महंगे हैं, घर में फालतू में कोई खाएगा नहीं, ठीक है। मतलब एक दोस्त था मेरा, उसकी शादी थी, तो उसका शादी का रिश्ता पक्का हुआ, मिठाई बनवानी थी, चीनी वाले पे रेट पूछने गया, उसने बोला 40 रुपये किलो। उन्होंने बोला ठीक है बनवा लेंगे मिठाई। अब भैया 1 महीने बाद शादी थी, फिर चीनी खरीदने गया, उन्होंने बोला 50 रुपये किलो। चीनी महंगी हो गई, क्या वो मिठाई नहीं बनवाएगा। मिठाई खरीदने गया तो 50 रुपये किलो रेट बता दिया, तो उसने मिठाई बनवाई क्योंकि मजबूरी थी, शादी थी, मिठाई बनवानी थी। अब उसके घर में लेकिन ध्यान रखते हैं चीनी बहुत महंगी है, तो कम चीनी का इस्तेमाल करते हैं। तो शॉर्ट टर्म में मतलब अर्जेंसी, अभी धपड़ धपड़ में, हबड़ तबड़ में हम डिमांड चेंज नहीं करते, लेकिन भविष्य में ध्यान रखते हैं, समझे, भविष्य में ध्यान रखते हैं। तो शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम पीरियड को 2 पार्ट में डिवाइड किया हुआ है राज्य, एक है शॉर्ट पीरियड और एक है लॉन्ग पीरियड। शॉर्ट पीरियड का मतलब अभी अभी डिमांड चेंज नहीं हो सकती, लेस इलास्टिक है, लेकिन लंबे टाइम में हम ध्यान रखेंगे डिमांड मोर इलास्टिक होती है। यहां पर गुड्स के एग्जांपल नहीं आएंगे क्योंकि ये सिचुएशन है, ठीक है। ये कौन से नंबर का फैक्टर हो गया, 8वें नंबर का फैक्टर हो गया राज्य। अब करते हैं 9वें नंबर का फैक्टर, दिस इज कॉल्ड प्राइस लेवल। प्राइस लेवल, प्राइस लेवल मतलब कुछ चीजें बहुत एक्सपेंसिव होती है, हाई प्राइस की, जैसे कि डायमंड ही हो गया,
जैसे कि डायमंड ही हो गया, बहुत महंगी है, हाई प्राइस की है भैया, है ना। लेकिन इनके बारे में तो हम सोचते ही नहीं, तो इनकी बात नहीं कर रहे हैं यहां पर। डायमंड के बारे में कौन सोचता है? सिर्फ रिच अंबानी टाइप, तो उसकी बात नहीं करेंगे यहां पर। कुछ चीजें बहुत एक्सपेंसिव होती है, जैसे कि लग्जरी आइटम्स, एसी, फ्रिज, हीटर, राइट। कुछ चीजें बहुत सस्ती होती हैं, इनइलास्टिक, वही जैसे कि मान लो बटन, नीडल, मैच बॉक्स। तो सस्ती चीजों की डिमांड हम चेंज नहीं करते, तो इनइलास्टिक है। महंगी चीजों की डिमांड हम चेंज कर देते हैं जल्दी, तो इलास्टिक है। बस वैसे ही उसी थॉट से ये पॉइंट जनरेट हो रखा है। तुम बोलोगे सर याद करा दो, याद कराने के लिए एक एक्रोनिम क्रिएट करूंगा भाई, ये तुम देखना जरा कैसे करते हैं। पहला फैक्टर नेचर ऑफ कमोडिटी, ठीक है। दूसरा फैक्टर नंबर ऑफ क्लोज सब्स्टिट्यूट, सब्स्टिट्यूट का एस लिया, नंबर ऑफ यूज का यू लिया, इनकम का आई लिया। 4 फैक्टर हो गए। एनएसयूआई, एनएसयूआई 4 फैक्टर हो गए। क्या एनएसयूआई याद होगा क्या? ये ऐसे याद होता है क्या? है ऐसे याद होता है क्या? हाँ याद होता है। एनएसयूआई, एक कॉलेज के अंदर जाओगे तो दिल्ली यूनिवर्सिटी में एक पार्टी मिलेगी राजनीति वाली, एक होती है एबीवीपी, एक होती है एनएसयूआई। तो एनएसयूआई से याद हो रहा है हमें, पहले तो मैं यूनिवर्सिटी के नजारे दिखा रहा हूं, फिर HTTP ऐसे करके याद कर लो। ये हैबिट है, ये टाइम है, ये टोटल एक्सपेंडिचर है, ये प्राइस है। हो गया 8 याद हो गए, 9 थे टोटल। 8 तो याद कर लो भैया। लेट मी रिपीट, नेचर, सब्स्टिट्यूट, यूज, इनकम, हैबिट, टोटल एक्सपेंडिचर, टाइम पीरियड, प्राइस। और इसमें ये यार ऐसे तो एक और पी, पोस्टपोनेंट ऑफ यूज, HTTPP, टीटीपीपी कर रहा है, ज्यादा टीटीपीपी मत कर, पेल दूंगा, ऐसा नहीं सुना कभी? हाँ, तो ऐसे करके याद कर लो, कैसे भी करके याद कर लो, बस उस डिमांड की तरह नहीं बन पाया। डिमांड के फैक्टर थे टिप्पर, है ना, लेकिन इसके भी फैक्टर कम नहीं है, ऐसे करके याद कर सकते हो। 5 से 6 फैक्टर जरूर याद करके रखना, काम आ सकते हैं। ये तो भैया इसके ऊपर क्वेश्चन भी आ सकता है क्या पेपर में? हाँ भाई, क्विज भी चेक कर लो। मान लो आ गया, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को इन्फ्लुएंस करने वाले कौन कौन से फैक्टर हैं? भैया नेचर भी है, इनकम भी है, सब्स्टिट्यूट भी है, तो डी वाले को ठीक कर दो, ऑल ऑफ दीज लिखा है। अच्छा चलो जी, हम बोलते हैं कंज्यूमर के बजट में कुछ गुड्स बहुत सिग्निफिकेंट शेयर लेती हैं। यानी कंज्यूमर का जो भी बजट है, जब वो अपने बजट को, टोटल एक्सपेंडिचर को खर्च करता है, तो कुछ गुड्स पर बहुत ज्यादा हिस्सा खर्च कर देता है, वो लग्जरी गुड्स होती हैं। तो लग्जरी गुड्स की इलास्टिसिटी कैसी होती है? लग्जरी गुड्स इलास्टिक होती है। इलास्टिक, इलास्टिक बोलो, हाईली इलास्टिक बोलो, मोर इलास्टिक बोलो, एक ही बात है भाई। अभी और क्लैरिटी होगी जैसे जैसे चैप्टर आगे बढ़ता रहेगा। एक और बताओ जी, सॉल्ट की डिमांड कैसी होती है? सॉल्ट के बारे में क्या क्या बोल सकते हैं? पेपर में एक बार क्वेश्चन आ रखा है, वाटर की डिमांड इनइलास्टिक क्यों होती है? हम बोलेंगे वाटर की डिमांड इनइलास्टिक इसलिए है क्योंकि उसके सब्स्टिट्यूट्स ना के बराबर है ना, इसलिए वाटर की डिमांड इनइलास्टिक होती है। तो सॉल्ट के भी सब्स्टिट्यूट ना के बराबर है, लिमिटेड नंबर ऑफ यूज है, यूज भी कम है, तो इसकी डिमांड इनइलास्टिक होती है। कोई बोलेगा ये नेसेसिटी भी तो है, हाँ वाटर भी नेसेसिटी है, तो वो रीजन भी हो सकता है, लेकिन कुल मिला के डिमांड इनइलास्टिक है। लेकिन दोस्तों पेपर में मसला है कैलकुलेशन का। इस चैप्टर से क्वेश्चन आते हैं कैलकुलेशन वाले, आपको एग्जैक्ट वैल्यू कैलकुलेट करनी पड़ती है। बताओ इलास्टिसिटी 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, जो भी वैल्यू आएगी हम बताएंगे। तो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को कैलकुलेट करने के हमारे पास 3 मेथड्स हैं बेसिकली। एक है परसेंटेज मेथड, इसको प्रोपोर्शनेट मेथड, फ्लक्स मेथड भी बोलते हैं। एक टोटल आउटले मेथड, इसको एक्सपेंडिचर मेथड भी बोलते हैं। एक ज्योमेट्रिक मेथड। हम कवर करते हैं ये 2 मेथड क्योंकि यही 2 तुम्हारे कोर्स के अंदर है। चलो जी भैया, कैसे 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 भैया, देखो देखो जरा ध्यान से, पेपर में क्वेश्चन आएगा, आपको कुछ ना कुछ वैल्यूज गिवन होंगी, उसके हिसाब से इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कैलकुलेट करनी होगी। फॉर एग्जांपल क्वेश्चन आएगा, परसेंटेज मेथड की बात करते हैं, किसकी? परसेंटेज मेथड बोलता है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड यानी ईडी को हम कैलकुलेट कर सकते हैं परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस का फॉर्मूला लगा के। अगर मान लो आपको दिया हुआ है परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड 10, ये क्या है? परसेंटेज का निशान, ये डेल्टा का मतलब चेंज है, चेंज है, क्यूडी का मतलब क्वांटिटी डिमांडेड 10% है। परसेंटेज चेंज इन प्राइस भी 10 दिया हुआ है, तो भाई डिमांड की जगह 10 लिखो, प्राइस की जगह भी 10 लिखो, अपना आंसर 1 निकाल दो। ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं, ऐसा भी आ सकता है। और खतरनाक क्वेश्चन क्या बन सकता है, इसको और देखो, इसको और देखो भाई। अब देखो
मान लो पेपर में क्वेश्चन दिया है तुम्हें, अभी तो न्यूमेरिकल कराऊंगा, न्यूमेरिकल से पहले कॉन्सेप्ट बिल्ड करो। बोलता है परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड बराबर है परसेंटेज चेंज इन प्राइस के। तो बताओ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कितनी होगी, एक होगी या एक से ज्यादा होगी, इतना बोल दो बस, एक होगी या एक से ज्यादा होगी। अबे कितना चुनमुन क्वेश्चन है, चिंटू लप्पू क्वेश्चन है। मतलब ऊपर और नीचे, मान लो ऊपर भी 100 है नीचे भी 100 है, बराबर वैल्यू तो आंसर 1 ही आएगा, बस ये सीखना है। और जब इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड 1 होती है ना, तो इको में 1 का मतलब होता है यूनिट, इसे बोलते हैं डिमांड इज यूनिट इलास्टिक। यूनिट या फिर यूनिटरी भी लिखा होता है कहीं कहीं जगह, एक ही बात है। जब भी लिखा हो डिमांड इज यूनिट इलास्टिक तो समझ जाना इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का आंसर 1 है। ये वो सिचुएशन होती है जहां पर परसेंटेज चेंज इन डिमांड इज इक्वल टू परसेंटेज चेंज इन प्राइस होता है। कोई आपसे पूछे डिमांड को यूनिट इलास्टिक कब बोलते हैं, आप बोलना तब बोलते हैं जब परसेंटेज चेंज इन डिमांड इज इक्वल टू परसेंटेज चेंज इन प्राइस है, क्योंकि तभी आंसर 1 आएगा। राइट, ओके ओके। चलो जी, अब आपको बताता हूं, ऐसे केस में डिमांड कर्व की एक बहुत स्पेशल शेप बन जाती है। डिमांड कर्व की बहुत स्पेशल शेप ऐसी होती है, ऐसी डिमांड कर्व तो होता है, ये मुड़ा हुआ डिमांड कर्व बना दिया मैंने, सीधी लाइन नहीं बनाई। इस शेप में क्या खास बात है, ये देखना, इसका कोई भी पॉइंट पकड़ लो, मान लो ये, इसके सामने कुछ ना कुछ प्राइस है, नीचे क्वांटिटी है, बस इतना देखो, ये बॉक्स बना नहीं बना, एक ये हरे रंग का बॉक्स बन गया, इसकी शेप रेक्टेंगल वाली है, मैथ्स में देखा हुआ रेक्टेंगल, राइट। एक और पॉइंट पकड़ लो, जो तुम्हारा मन कर रहा है वो पॉइंट, मान लो ये पकड़ लिया, प्राइस डिमांड, ये भी बॉक्स बन गया एक, जितने मर्जी बॉक्स पॉइंट पकड़ लो, मान लो ये पकड़ लिया, ये भी एक बॉक्स बनाता है। तो कहते हैं जब इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड 1 होती है तो डिमांड कर्व के हर एक पॉइंट से जितने भी बॉक्स बनते हैं, सभी बॉक्स का एरिया एक दूसरे के बराबर आता है। ये एरिया तो लेंथ इनटू ब्रेड्थ करते थे ना छठी क्लास में मैथ्स में, वैसे आएगा, लेकिन तुम्हें कैलकुलेट नहीं करना, ये तो मैं और ज्यादा तुम्हें उतार दिया मैंने दरिया में, सिलेबस तो दरिया है, जितना डूबोगे उतना कम पड़ेगा। तो डिमांड कर्व की इलास्टिसिटी जब 1 होती है तो डिमांड कर्व की स्पेशल शेप है, उस शेप के अंदर डिमांड कर्व के हर एक पॉइंट पर जो भी रेक्टेंगल बन रहा होगा, सभी रेक्टेंगल का एरिया एक दूसरे के बराबर आएगा, इसलिए इस डिमांड कर्व को बोलते हैं रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। भाई साहब एक क्वेश्चन बन सकता है, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला किसको बोलते हैं? ये क्वेश्चन इको में नहीं बनेगा, लेकिन मैथ में बनेगा, लेकिन मैं बता देता हूं। रेक्टेंगुलर हाइपरबोला एक ऐसा कर्व होता है जिसके हर एक पॉइंट से बनाया गया रेक्टेंगल बराबर का एरिया शो करता है। आप और रेक्टेंगल बना लो, आपका मन कर रहा है यहां से एक रेक्टेंगल बना लो, वो भी उतना ही एरिया शो करेगा जितना ये तीनों कर रहे हैं। आप जितने रेक्टेंगल बनाओगे, जितने मर्जी बना लो, यहां से और बना लो और बना लो, जितने ही बनाओगे सबका एरिया एक दूसरे के बराबर आएगा राज्य। तो आपको ऐसे ना तो किसी को बना के दिखाना ना कुछ करके दिखाना, पेपर में क्वेश्चन आ सकता है डिमांड का रेक्टेंगुलर हाइपरबोला कब होता है, आप बोलोगे जब इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड 1 होती है तब होता है। चलो जी, एक केस मैं आपके लिए केस खेल रहा हूं। मैंने बोला जब ये दोनों बराबर होंगे तो इलास्टिसिटी 1 होगी, यस और नो? यस। अलग केस करते हैं, अलग। मान लो आपको एक ऐसा क्वेश्चन दिया हुआ है जहां पर ऐसा बोला कि मान लो भैया परसेंटेज चेंज इन डिमांड 50 है और परसेंटेज चेंज इन प्राइस ये 40 है, तो बताओ कौन बड़ा है? ये बड़ा है ऑब्वियसली। तो पेपर में क्वेश्चन आया परसेंटेज चेंज इन डिमांड जब ज्यादा है परसेंटेज चेंज इन प्राइस से, तो बताओ इलास्टिसिटी की वैल्यू 1 से कम होगी या ज्यादा होगी? हम बोलेंगे अरे ये फॉर्मूला है ना परसेंटेज चेंज इन डिमांड, इसको ऐसे लिख दिया, परसेंटेज चेंज इन डिमांड या क्वांटिटी डिमांडेड, परसेंटेज चेंज इन प्राइस। ऊपर लिखेंगे डिमांड का चेंज, नीचे लिखेंगे प्राइस का चेंज। आंसर देख लेंगे 1.25 आ रहा है भाई, 1 से ज्यादा आ रहा है आंसर। आप इस बात का ध्यान रखना, मैथ बोलती है जब ऊपर बड़ा नीचे छोटा हो, मान लो ऊपर 10 और नीचे इससे छोटा 9 हो, या ऊपर 20 नीचे इससे छोटा 10 हो, तो आंसर हमेशा 1 से कम आएगा। इसका आंसर 0.5, इसका आंसर सॉरी इसका आंसर हमेशा 1 से ज्यादा आएगा, ज्यादा 20/10 2 होता है, और ये भी 1.1 समथिंग आएगा। यहां ऊपर बड़ा नीचे छोटा, आंसर हमेशा 1 से ज्यादा आएगा, 1 से ज्यादा, 1 से ज्यादा, ऊपर बड़ी वैल्यू नीचे छोटी वैल्यू, आंसर हमेशा 1 से ज्यादा आएगा। और इस सिचुएशन को बोलेंगे हम यहां पर प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड 1 से ज्यादा होगी, मतलब यूनिट से ज्यादा होगी। 1 का मतलब तो यूनिट होता है, 1 से ज्यादा। भैया पेपर में क्वेश्चन आ सकता है डिमांड
इज मोर देन यूनिट इलास्टिक कब होती है? मोर देन यूनिट इलास्टिक मतलब ईडी का आंसर एक से ज्यादा कब होता है? हम बोलेंगे तब होता है जब परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड इज मोर देन परसेंटेज चेंज इन प्राइस होता है। मतलब प्राइस में जितना चेंज आए डिमांड में उससे ज्यादा ही चेंज आ जाए। ऐसे में डिमांड कर्व थोड़ा स्पेशल हो जाता है। दिखाऊं? ऐसे में डिमांड कर्व थोड़ा लेटा हुआ बनता है। लेटा हुआ, लेटे हुए को बोलते हैं फ्लैट। बिल्कुल नहीं लेटा, अभी बिल्कुल भी लेटाऊंगा। मतलब ये कर्व क्या दिखा रहा है? इसका कोई भी पॉइंट पकड़ो, मान लो ये पकड़ लिया, ये प्राइस है मान लो P1, ये डिमांड है मान लो Q1। भाई इसका प्राइस तुम हल्का सा गिरा दो, P2 कर दिया, हल्का सा गिरा दो, हल्का सा। डिमांड देखो टक्कर मारो कितनी बदल गई। हल्का सा प्राइस गिराने पे डिमांड कितनी ज्यादा बदल गई। सोच रहे हो? प्राइस में कम चेंज, डिमांड में ज्यादा चेंज। तो जब डिमांड इज मोर देन यूनिट, डिमांड मोर देन यूनिट इलास्टिक होती है तो डिमांड कर्व विल लुक लाइक अ फ्लैट लाइन, थोड़ी सी लेटी हुई लाइन है। ठीक है, इसका अपोजिट केस कराता हूं। अगर मान लो दोस्तों परसेंटेज चेंज इन डिमांड 40 है और परसेंटेज चेंज इन प्राइस 50 है, यानी डिमांड में जो चेंज है वो कम है, जिसकी तरफ दोनों मुंह खुले होते हैं ना वो बड़ा होता है। मतलब डिमांड का चेंज कितना बताया? 40, प्राइस का चेंज कितना बताया? 50। इलास्टिसिटी कैलकुलेट करोगे 0.8 आएगी। ऊपर लिखो छोटा 9, नीचे बड़ा, आंसर हमेशा 1 से कम आएगा। ऊपर लिखो 80, नीचे लिखो 100, आंसर हमेशा 1 से कम आएगा। तो जब जब परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड लेस देन परसेंटेज चेंज इन प्राइस होगी, आंसर विल बी लेस देन 1। और हम लिखेंगे यहां पर इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड लेस देन 1 होती है। भाई साहब 1 से ही कंपेयर करना है, बार बार बताऊंगा, 1 से कंपेयर करते हैं हम। ठीक है, समझे मेरी बात को? तो इस सिचुएशन को बोलेंगे डिमांड इज लेस देन यूनिट। यूनिट का मतलब 1, यूनिट इलास्टिक। कोई पूछे डिमांड इज लेस देन यूनिट इलास्टिक कब होती है? आप बताना तब होती है जब परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड लेस देन परसेंटेज चेंज इन प्राइस होता है। ऐसे में डिमांड कर्व की शेप थोड़ी खड़ी खड़ी सी हो जाती है, खड़ी खड़ी सी ऐसे। मतलब इधर कोई भी पॉइंट ले लो, मान लो प्राइस इतना है, डिमांड इतनी है, प्राइस को चेंज करो हल्का सा, हल्का क्या, बहुत सारा चेंज कर दो, चलो बहुत सारा। डिमांड में देखो कितना चेंज आएगा, प्राइस बहुत सारा चेंज हुआ, डिमांड जरा सी चेंज हुई। डिमांड में इतना सा, प्राइस में इतना सारा। जी हाँ मेरे दोस्त, देख रहे हो? प्राइस में बहुत सारा चेंज आया, डिमांड में कम चेंज आया, तब डिमांड कर्व वैसा बनता है। ऐसा मतलब खड़ा, जितना खड़ा होगा उतना सख्त होगा, मतलब उतने चेंजेस कम आएंगे डिमांड में, समझे? अच्छा, एक स्पेशल केस कराता हूं। कई बार पेपर में क्वेश्चन आया, सिर्फ इतना लिखा है परसेंटेज चेंज इन प्राइस 0 है, मतलब नो चेंज इन प्राइस। मतलब क्या कह रहा है? कह रहा है प्राइस 10 का 10 है, लेकिन उस लड़की को गोलगप्पे बहुत पसंद थे, तो उसने पहले 5 गोलगप्पे खाती थी, आज 20 गोलगप्पे खा गई। मतलब कांस्टेंट प्राइस पे डिमांड बढ़ा दी बे, कांस्टेंट प्राइस पे डिमांड बढ़ा दी। मतलब प्राइस चेंज ही नहीं हुआ, डिमांड इतनी फुर्र हो रही थी, इतनी ज्यादा इलास्टिक थी, इतनी ज्यादा हिल रही थी कि बिना प्राइस, मतलब यहां खड़ा है हीरो, गुंडा बिना मारे गिर गया। मतलब प्राइस बिना चेंज हुए डिमांड पूरी हिल गई। तो इस सिचुएशन में प्राइस चेंज नहीं हुआ। जब प्राइस में कोई चेंज नहीं होता, डिमांड में कितना भी चेंज हो कुछ नहीं पता, आंसर इंफिनिटी होता है। मैथ बोलता है जब डिनोमिनेटर में 0 हो तो आंसर इंफिनिटी आएगा। दिस सिचुएशन में लिखेंगे इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल टू इंफिनिटी। मतलब डिमांड बहुत ज्यादा इलास्टिक है, इसको बोलते हैं परफेक्टली इलास्टिक डिमांड। मतलब प्राइस की जरूरत ही नहीं पड़ी, डिमांड इतनी जल्दी चेंज हो गई। और ऐसे में राज्य मान के चलो डिमांड कर्व बहुत ही स्पेशल होता है, ये पैरेलल टू एक्स एक्सिस बिल्कुल ही लेट गया, ये डिमांड कर्व है। बोलता है कितना प्राइस है? 10 रुपए, मान लो ये 10 रुपए है। डिमांड तुम कितनी भी कर लो, पहले 5 गोलगप्पे, 10 गोलगप्पे, 15 गोलगप्पे, कांस्टेंट प्राइस पर डिमांड चेंज हो जा रही है, कोई दिक्कत नहीं है। जब प्राइस बिना चेंज हुए डिमांड चेंज हो जाए तो डिमांड परफेक्टली इलास्टिक है और डिमांड कर्व वैसा लेटा हुआ है, लेटा हुआ है, ध्यान रखना। अच्छा, एक केस और, लास्ट केस है, बस इतना परेशान नहीं करूंगा आपको। मान लो जब ऊपर वाला आइटम 0 हो, परसेंटेज चेंज इन डिमांड 0 हो, तो भैया जब ऊपर 0 हो नीचे की जरूरत ही नहीं है, कुछ भी हो, आंसर विल बी 0। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का आंसर 0 का मतलब समझते हो? जितना आंसर कम उतनी डिमांड कम इलास्टिक, मतलब चेंज नहीं होगी। ये तो आंसर ही 0 आ गया। तो इसमें बोलते हैं इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड 0, इसे बोलते हैं परफेक्टली इनइलास्टिक। डिमांड इज
परफेक्टली इनइलास्टिक। ऐसे में डिमांड कर्व बनता है पैरेलल टू वाई एक्सिस, बिल्कुल खड़ा। ये बोलता है भैया ऐसी सिचुएशन है ये कि प्राइस 10 से 20 भी हो जाएगा ना तो वो लड़की गोलगप्पे खाना नहीं छोड़ेगी। 4 गोलगप्पे पहले खाती थी, 4 अब खाएगी। ये मान के चलो, मान लो यहाँ क्वांटिटी लिखी है 4, प्राइस 10 से 20 भी हो गया ना और बढ़ गया तब भी वो डिमांड चेंज नहीं करेगी। तो यहाँ डिमांड कर्व इज पैरेलल टू वाई एक्सिस, वर्टिकल लाइन। आप देख रहे हो इलास्टिसिटी कितनी है, 0। चलो रिवाइज कराता हूं दोस्त, रिवाइज कराता हूं। देखो जी, जब डिमांड कर्व ऐसा तो इलास्टिसिटी इंफिनिटी, जब डिमांड कर्व ऐसा तो इलास्टिसिटी 0। तो इससे एक ध्यान रखना, इलास्टिसिटी 0 यानी परफेक्टली इनइलास्टिक डिमांड। ये तब होता है जब डिमांड ढीठ है, चेंज नहीं हो रही। तो पेपर में क्वेश्चन आ सकता है डिमांड परफेक्टली इनइलास्टिक कब होती है? ये तब होती है when there is no change in demand, percentage change in quantity demanded 0, demand remains constant, demand ढीठ है वो नहीं चेंज हो रही, समझे? ऐसे में डिमांड कर्व विल बी पैरेलल टू वाई एक्सिस, और जब इन्फिनिटी है तो डिमांड कर्व विल बी पैरेलल टू एक्स एक्सिस। ये हॉरिजॉन्टल, ये वर्टिकल। देखो जी, ये लेटा हुआ है, जितना लेटेगा उतनी ज्यादा वैल्यू, जितना खड़ा हो जाएगा उतनी कम वैल्यू, ठीक है? तो इससे रिलेटेड मैं आपको सिखाता हूं डिमांड कर्व बनाने। ये वाला डायग्राम बुक में नहीं है, अब ध्यान रखना। इसकी इलास्टिसिटी 0, इसकी इलास्टिसिटी इंफिनिटी। मान लो जी भैया ये जो ना ज्यादा खड़ा हुआ ना ज्यादा लेटा हुआ, इसकी इलास्टिसिटी 1। अब इस कर्व की बात करो, इन दोनों के बीच में फंस गया तो जितना लेटेगा उतनी इलास्टिसिटी बढ़ेगी। यह फॉर्मूला ध्यान रखना। तो इसकी इलास्टिसिटी 1 से ज्यादा है और इसकी इलास्टिसिटी 1 से कम है। एक तरीके से मैंने आपको यह दिखा दिया, इलास्टिसिटी इंफिनिटी, जितना खड़ा होता जा रहा है इलास्टिसिटी कम होता 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 0 पे पहुंच रहे हैं, जितना लेटता जा रहा है इलास्टिसिटी इंफिनिटी पे। ऐसे याद रखा भैया, 2 डिमांड कर्व बनाए हुए हैं, बताओ किसकी इलास्टिसिटी ज्यादा है इस पॉइंट पे? बोलेंगे जो ज्यादा लेटा हुआ है, ये ज्यादा लेटा हुआ है, इसकी इलास्टिसिटी ज्यादा है। क्या करा रहे हो सर आप? भाई देखो, पहली बात तो मैं आपको करा रहा हूं, जो कॉन्सेप्ट मैंने करवाया है उसको बोलते हैं डिग्री या टाइप्स ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। 5 तरीके की डिग्री होती है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की। पहली यूनिटरी इलास्टिक डिमांड, जब इलास्टिसिटी की वैल्यू 1 हो, ई डी बोल दो इसको, ई पी बोल दो, एक ही बात है, जिस मर्जी सिंबल से डिनोट कर दो, ई डी कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। ई डी करते, किसी किसी बुक में ई पी लिखा है, किसी किसी बुक में ई डी लिखा है, ठीक है जी, यहाँ ई डी ही कर दो, ठीक रहेगा, कोई नहीं। अभी तो न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी सॉल्व कराने हैं, लेकिन मैं हाँ जी, 5 तरीके की डिग्री होती है प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की राज्य। अगर इलास्टिसिटी डिमांड 1 है तो यूनिटरी इलास्टिक डिमांड, अगर 1 से ज्यादा है तो मोर देन यूनिटरी या यूनिट इलास्टिक डिमांड, इसको इलास्टिक डिमांड भी बोलते हैं। जब इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड 1 से ज्यादा हो उसको इलास्टिक डिमांड बोलो, हाईली इलास्टिक डिमांड बोलो, मोर देन यूनिट इलास्टिक डिमांड बोलो, या मोर इलास्टिक डिमांड बोलो, एक ही बात है। जब लेस देन 1 आंसर आएगा तो लेस देन यूनिटरी इलास्टिक या इन इलास्टिक डिमांड या लेस इलास्टिक डिमांड। 0 आंसर है तो परफेक्टली इन इलास्टिक, इंफिनिटी आंसर है तो परफेक्टली इलास्टिक, राइट? इसको बस ध्यान रखना तुम। ऐसे में डिमांड कर्व नॉर्मल होता है, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला बनाते हैं हम यहां पर। ऐसे में डिमांड कर्व थोड़ा सा ज्यादा इलास्टिसिटी है, लेटा हुआ। ऐसे में डिमांड कर्व थोड़ा सा खड़ा हुआ। ऐसे में डिमांड कर्व बिल्कुल खड़ा, ऐसे में डिमांड कर्व बिल्कुल लेटा। इतना ध्यान रखना, अलग अलग केस में अलग अलग डिमांड कर्व के बारे में आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। भैया जितनी ही मैंने चीजें कराई है ना आपको, अभी रिवाइज भी कर लो, जो वर्ड हम ज्यादा यूज करेंगे। जब इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड 1 से ज्यादा होगी, मोर इलास्टिक, इलास्टिक मोर देन यूनिट इलास्टिक डिमांड बोल देंगे उसको, ये वर्ड यूज करेंगे। जब इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड 1 से कम होगी, इसको इन इलास्टिक डिमांड, लेस इलास्टिक डिमांड, लेस देन यूनिट इलास्टिक डिमांड बोल देंगे। ये वर्ड क्लियर कर रहा हूं भैया, ये बहुत जरूरी है तुम्हारे लिए जानने, बार बार तुम परेशान होगे इसलिए। ओके इतना? अच्छा जी, ओके ओके ओके। कुछ एमसीक्यूज हो जाए तब तक बात नहीं बनती, जब तक एमसीक्यू नहीं होते, राइट? ये देखो जी डायग्राम है, बताओ जी, बहुत सारे डिमांड कर्व गिवन है, एच जी एफ ई। सबसे ज्यादा इलास्टिक कौन है? जो जितना लेटा होगा, ये तो खड़ा है बिल्कुल, इसकी इलास्टिसिटी 0 हो गई। जितना ज्यादा ऐसे लेटता जाएगा, ये सबसे ज्यादा लेटा हुआ है, इसकी इलास्टिसिटी सबसे ज्यादा होगी। ई कहीं लिखा है, ये रहा भैया, इसको ठीक कर देना। चलो जी एक और क्वेश्चन। 2 डिमांड कर्व एक दूसरे को काट रहे हैं, तो बताओ किसकी इलास्टिसिटी ज्यादा होगी? जो ज्यादा लेटा होगा, ये लेटा हुआ, लेटने को फ्लैट बोलते हैं इको में, तो पी की इलास्टिसिटी ज्यादा होगी।
ये लो जी, इसको ठीक कर देना। अच्छा जी, ऐसे क्वेश्चन आएंगे क्या? हाँ बताओ भाई, डिमांड कर्व पैरेलल टू एक्स एक्सिस है, हाँ जी, तो बताओ इलास्टिसिटी कितनी होगी? इंफिनिटी होगी, इसको परफेक्टली इलास्टिक बोलते हैं। अच्छा जी, ऐसे क्वेश्चन आएंगे सर पेपर में? हाँ भाई हाँ, ऐसे ही आएंगे। एक और ले लो, कहता है डिमांड फॉर अ गुड इज लेस इलास्टिक, मतलब इलास्टिसिटी की वैल्यू एक से कम है, तो क्या होगा? तो भैया एक से कम कब आता है? फॉर्मूला क्या होता है इलास्टिसिटी का? परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस। इसका आंसर एक से कम कब आएगा? जब ऊपर बड़ी वैल्यू, जब ऊपर छोटी वैल्यू और नीचे बड़ी वैल्यू लिखी होगी, तब इसका आंसर तो 0.5 आएगा, राइट। तो जब ऊपर वाला छोटा नीचे वाला बड़ा होगा तो क्वांटिटी डिमांडेड कम और प्राइस में ज्यादा। ठीक है, ये लिखा है व्हेन परसेंटेज चेंज इन प्राइस इज मोर, मोर मतलब दोनों मुंह खुले हुए हैं, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड कम है, ये वाला। ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं भैया। अच्छा हाँ देखो जी दोबारा, व्हेन परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड इज मोर देन परसेंटेज चेंज इन प्राइस, मतलब भैया ऊपर लिखते हैं परसेंटेज चेंज इन डिमांड, नीचे परसेंटेज चेंज इन प्राइस। कहता है ऊपर वाली वैल्यू मोर है, मतलब ऊपर 10 है नीचे 9 है, तो आंसर कितना आएगा? एक से ज्यादा ही आएगा। एक से ज्यादा को बोलते हैं मोर देन यूनिटरी इलास्टिक डिमांड। जब ये दोनों बराबर होते हैं तो 1 आता आंसर। हाँ ऐसे क्वेश्चन आते हैं भैया, और ये तुम कर चुके हो। जब पैरेलल टू एक्स एक्सिस मान लो, डिमांड कर्व इज पैरेलल टू वाई एक्सिस, ऐसा है, तो इलास्टिसिटी कितनी होगी? परफेक्टली इनइलास्टिक। लेकिन यहां ऑप्शन नहीं था, क्वेश्चन भी नहीं था, मैं तो ऐसे ही बना रहा था। यहां पैरेलल टू एक्स एक्सिस है, आंसर परफेक्टली इलास्टिक होगा, ए वाला डबल डबल रिपीट हो गया। अब क्या बचा है कातिया? अब बचे असली दमदार क्वेश्चन आंसर सेशन। भाई साहब इसी के लिए तो तुम बेताब थे कि भैया हमें क्वेश्चन आंसर करने हैं, हमें क्वेश्चन आंसर करने हैं। लार्ज वैरायटी ऑफ क्वेश्चन लेकर आया हूं, बिल्कुल। परसेंटेज मेथड सबसे पहले करा रहा हूं। अभी तक हाल फिलहाल 2 कॉन्सेप्ट मान के चलो मैंने आपको मेन कराए हैं पेपर के हिसाब से। पहला, फैक्टर अफेक्टिंग प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, मैंने करा दिया। दूसरा कराया आपको डिग्री ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। तीसरा आपको कराऊंगा, यहां पर ध्यान रखना, कैलकुलेशन वाले क्वेश्चन, जहां पर मैं आपको परसेंटेज मेथड से प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कैलकुलेट करनी सिखाऊंगा। जी हां मेरे दोस्त, फॉर्मूला आपको पकड़ के चलना है। फॉर्मूला ये रहा भैया, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का फॉर्मूला है परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड, परसेंटेज चेंज इन प्राइस। इन दोनों की वैल्यू दी होगी, डिवाइड करके आंसर निकाल देना। लेकिन इतना आसान क्वेश्चन आजकल पेपर में आ नहीं रहा। पेपर में क्वेश्चन कैसे आता है? पेपर में ऐसे आता है भैया, प्राइस की 2 वैल्यू गिवन होती है, मान लो प्राइस 10 से 12 हो गया। डिमांड की भी 2 वैल्यू गिवन होती है, मान लो डिमांड 100 से 50 हो गई। अब बोलता है आपको 2 प्राइस दिए हुए हैं, 2 डिमांड की वैल्यू दी हुई है, इलास्टिसिटी कितनी है? भैया आपको पहले ये निकालना पड़ेगा, फिर ये निकालना पड़ेगा। निकालते हैं, परसेंटेज चेंज इन डिमांड निकालूंगा, फिर निकालूंगा परसेंटेज चेंज इन प्राइस। फॉर्मूला बनेगा, फॉर्मूले बनेंगे। फॉर्मूले बनाने से पहले सीखो, यहां पर 2 वैल्यू है डिमांड की, पहली को बोलो Q, दूसरी को बोलो Q1। पहली वैल्यू मतलब ओल्ड वैल्यू, इनिशियल वैल्यू या ओरिजिनल वैल्यू, किसी भी नाम से पुकार सकते हो। दूसरी वैल्यू मतलब न्यू वैल्यू, न्यू क्वांटिटी, इनिशियल क्वांटिटी। ये हमारा इनिशियल प्राइस, ये न्यू प्राइस। अब दोनों में चेंज कितना हुआ है इसको लिखते हैं डेल्टा क्यू। 100 और 50 का डिफरेंस 50 है। ये तुमने कैसे निकाला? ये भैया 100 और 50 का डिफरेंस निकाल दिया। 50 में से 100 माइनस करो या 100 में से 50, कुछ भी नंबर आए वो लिख दो, बस निशान इग्नोर करना, हमेशा प्लस लिखना। क्या लिखना? प्लस। ओके, दोनों प्राइस का चेंज निकालना, उसको डेल्टा पी बोलते हैं। 12 और 10 का डिफरेंस 2 होता है, ना तो 12 माइनस 10 करो ना 10 माइनस 12, सीधा लिखो डेल्टा पी। डेल्टा का मतलब डिफरेंस, राइट। अब परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड निकालना है, इसका फॉर्मूला होता है डेल्टा क्यू अपॉन पुरानी क्वांटिटी मल्टीप्लाइड बाय 100। और इसका निकालना है तो इसका फॉर्मूला होता है डेल्टा पी अपॉन पुराना प्राइस मल्टीप्लाइड बाय 100। दोनों निकाल लो अलग अलग। डेल्टा क्यू अभी अभी देखा 50, पुरानी क्वांटिटी ये लिखी भैया 100 मल्टीप्लाइड बाय 100। 100 से 100 उड़ा देना, आंसर 50 आ गया। तो ये 50 तो ऊपर आ जाएगा। ठीक है जी, ये निकालते हैं भैया परसेंटेज चेंज इन प्राइस। तो डेल्टा पी 2 आएगा, पुराना प्राइस 10 है मल्टीप्लाइड बाय 100,
काटा पीटी कर लो भैया, 0 से 0 गई, 10 × 2 20, ये वैल्यू नीचे 20 लिख देंगे। आंसर तुम निकाल लेना कितना आएगा, 0 से 0 उड़ गई, 2 पॉइंट समथिंग आएगा, 2 दूनी 4, 2.5 आ गया। आंसर 1 से ज्यादा है 1 से कम है? आंसर 1 से ज्यादा है या 1 से कम है? आंसर 1 से ज्यादा है, तो हम लिखेंगे इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज मोर देन 1। ये कंक्लूजन बनेगा। आप ऐसा भी लिख सकते हो, डिमांड इज मोर देन यूनिट इलास्टिक। समझे, डिमांड इज मोर देन यूनिट इलास्टिक। लेकिन मेरे कहने से एक काम कर देना, कभी भी आपका जो भी आंसर आए उस आंसर से पहले हल्का सा माइनस का निशान लगा देना। क्या लगा देना? माइनस का निशान। तुम बोलोगे सर क्यों? ये माइनस का निशान कोई मैथ्स का निशान नहीं है। ये माइनस का निशान ये इंडिकेट कर रहा है कि प्राइस और डिमांड में माइनस वाला रिलेशन है। माइनस मतलब नेगेटिव रिलेशन है, इनवर्स रिलेशन है। बस जबरदस्ती चिपकाते हैं। आप पेपर में 2.5 लिख कर आओगे वो भी ठीक है, और माइनस का निशान लगा दोगे तो वो भी ठीक है। फॉर एग्जाम्पल एक क्वेश्चन है, मान लो ये क्वेश्चन तुम्हारे सामने सॉल्व कर रहा हूं ऐसा, ये लो जी। बोलता है कैलकुलेट प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इफ डिमांड इंक्रीज फ्रॉम 4 to 5। भाई साहब ऐसा ही क्वेश्चन जनरली पेपर में आएगा। बोलता है क्वांटिटी डिमांडेड इंक्रीज हो गई 4 से 5 ड्यू टू फॉल इन प्राइस फ्रॉम 10 to 8। कहता है प्राइस फॉल हुआ है 10 से 8। तो आपको एक काम करना है भाई, सबसे पहले ये तो पुरानी क्वांटिटी, ये नई क्वांटिटी, दोनों क्वांटिटी का डिफरेंस 5 और 4 का डिफरेंस 1 होता है। सब प्लस में करना है, सब कुछ प्लस में करो, सारे निशान इग्नोर करने हैं। इन दोनों का डिफरेंस 1 निकाल दिया। ये पुराना प्राइस, ये नया प्राइस, दोनों प्राइस का डिफरेंस 8 और 10 का डिफरेंस 2 होता है, निकाल दिया। अब लिखो अकॉर्डिंग टू परसेंटेज मेथड इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल टू परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस। ऐसे करके लिख दो। हाँ तो भैया पहले तो ये निकालो फिर ये निकालो, तो निकाल लो। परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड क्या होता है, डेल्टा क्यू अपॉन क्यू मल्टीप्लाइड बाय 100। डेल्टा क्यू 1 है अपॉन क्यू 4 है मल्टीप्लाइड बाय 100। कितना आंसर आएगा? 25 आएगा, कर लेना चाहे। फिर निकालो ये परसेंटेज चेंज इन प्राइस, डेल्टा पी अपॉन पुराना प्राइस मल्टीप्लाइड बाय 100। हाँ डेल्टा पी 2 है, पुराना प्राइस 10 है मल्टीप्लाइड बाय 100। 0 से 0 उड़ा दो, ये 20 आ जाएगा। तो फाइनली 25 बटे 20 आंसर होता है 1.25। अब मैं कह रहा हूं जबरदस्ती, यहां आपको पता तो लग गया 1 से ज्यादा आंसर है, तो कंक्लूजन में लिख दो डिमांड इज मोर देन यूनिट इलास्टिक, लेकिन जबरदस्ती माइनस का निशान लगा दो। तुमसे पूछ भी लेना पेपर में कि ये माइनस का निशान जबरदस्ती क्यों लगा रहे हो, मतलब क्वेश्चन ही लाया हूं तुम्हारे लिए बना के यार। तुम्हारे लिए मैं क्वेश्चन ही क्रिएट करके ले आया। बोलते हैं अ नेगेटिव साइन विद वैल्यू, वैल्यू को बोल दो कोफिशिएंट ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड डिनोट। प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के पहले ये माइनस का निशान लगाया, तो ये क्या बताता है? ये बताता है कि प्राइस और डिमांड में नेगेटिव रिलेशन है। तो इनवर्स रिलेशन बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड, ये बताता है। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की कम से कम वैल्यू 0 होती है, मैक्स टू मैक्स इंफिनिटी। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड हमेशा पॉजिटिव ही होती है, लेकिन ये निशान जबरदस्ती चिपका के चलते हैं। आपका कभी भी आंसर आए लास्ट में लिख देना माइनस, टीचर खुश हो जाएगा, हाँ भाई बच्चे को नॉलेज है इसलिए उसने लिख दिया। नहीं भी लिखोगे तो दिलदार टीचर तुम्हें नंबर दे ही देगा। ओके चलो जी, ऐसे ऐसे क्वेश्चन सर क्रैक करा रहे हैं। हाँ ऐसे ऐसे क्रैक करा रहा हूं भाई, इतना तुम्हें आ गया भैया ये कैसे निकालते हैं। अब तुम मेरी एक बात सुनो, मस्त मस्त चीज सिखाता हूं, इतना बड़ा फॉर्मूला इतना सा कर दूंगा जरा सा, देखो जी। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का फॉर्मूला क्या होता है? परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस। इसका फॉर्मूला डेल्टा क्यू अपॉन क्यू मल्टीप्लाइड बाय 100। साफ कर दूं थोड़ा सा, मल्टीप्लाइड बाय 100। इसका फॉर्मूला डेल्टा पी अपॉन पी मल्टीप्लाइड बाय 100। अब दोस्तों यहां पर एक आसान काम करो, 100 से 100 उड़ा दो, क्या बचा? डेल्टा क्यू अपॉन क्यू, फिर पूरे के बटे में डेल्टा पी अपॉन पी। आपको एक बात बताता हूं, 3/4 बटे 2/3 लिखा हो ना कहीं पे, तो मैथ पता क्या बोलती है? इसको तो सीधा लिखो, फिर इस निशान को बदल के गुणा कर दो,
और इसकी पलटी कर दो, 2 ऊपर है उसको नीचे ले आओ, 2 को नीचे लिया है, 3 नीचे है उसको ऊपर ले जाओ, ऐसे कर दो। तो यहां भी ऐसा ही करो, डेल्टा क्यू अपॉन क्यू, तो ऐसे ही रहने दो, फिर इसको हटा के गुणा का निशान लगाया, ये पी को लिखो ऊपर, डेल्टा पी को लिखो नीचे। जी हाँ जी, इतने बड़े फॉर्मूले को मैंने इतना छोटा बना दिया। और सजावट के लिए डेल्टा क्यू बटे में डेल्टा वाला ही लगा दो, डेल्टा पी मल्टीप्लाइड बाय प्राइस तो था ही अपॉन क्वांटिटी। तो दोस्तों ये फॉर्मूला और ये फॉर्मूला दोनों एक ही बात है, दोनों परसेंटेज मेथड से ही इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कैलकुलेट करने के फॉर्मूलाज हैं। मैं कहूंगा आप इस वाले फॉर्मूले को यूज करो, क्योंकि इससे क्वेश्चन आसानी से सॉल्व हो जाएगा। मैं करके दिखाता हूं, अभी देखो राजे, अभी हमने ये क्वेश्चन सॉल्व किया भाई, इतनी मेहनत करी थी इस क्वेश्चन में, ये किया वो किया, राइट। चलो जी, इस मेहनत को थोड़ा आसान करते हैं। मैंने आपको बोला कुछ ज्यादा मेहनत करनी नहीं है आपको सिर्फ फॉर्मूला लगाना है, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा पी मल्टीप्लाइड बाय पुराना प्राइस अपॉन पुरानी क्वांटिटी। कुछ लोग पहले ही माइनस का निशान लगाते हुए चलते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, पहले लगाओ बाद में, मैंने हटा रखा है अभी। चलो, डेल्टा क्यू की वैल्यू 1, डेल्टा पी की वैल्यू 2 मल्टीप्लाइड बाय पुराना प्राइस 10 दिया हुआ है, पुरानी क्वांटिटी 4 दी हुई है, बस खत्म। 2 एकम 2, 2 पंजे 10, 5/4 1.25 होता है। लगाओ जबरदस्ती माइनस का निशान और लिख देना डिमांड इज मोर देन यूनिट इलास्टिक। इतनी आसानी से हो गया भैया, देखो कितना बड़ा रायता फैलाया था, इसको हमने कितनी आसानी से कर दिया। तो तुम क्वेश्चंस को ऐसे ही करना, इतनी ही आसानी से टीचर पूरे नंबर ही देगा। अच्छा, कुछ और क्वेश्चन भी करेंगे? हाँ भाई कर लो। ये देख लो पूरा फॉर्मेट, जब पेपर में क्वेश्चन आएगा तो तुम्हें कैसे सजाने धजाने की जरूरत है भाई। पूरे नंबर, प्रेजेंटेशन भी तो चाहिए होती है, ऐसी देनी है, मतलब ऐसी टेबल बनानी जरूरी नहीं है। लिखा है प्राइस इज 100, डिमांड फॉर अ कमोडिटी इज 100। भाई पहले तो अलग से देखा, प्राइस किसी चीज का 100 है, क्वांटिटी डिमांडेड भी 2 है, यही लिखा है ना, प्राइस इज 100, अरे प्राइस यहां 100 नहीं है भैया, 10 है, ठीक है, मैं गलती से 100 लिख के लिया 10, ठीक है जी। आगे, एज द प्राइस फॉल्स टू 8, प्राइस गिरकर 8 हो गया, तो डिमांड एक्सपैंड टू 150, डिमांड बढ़कर 150 हो गई। ऐसे मैं करवाता हूं, आपको ऐसे करना है, मतलब पुरानी क्वांटिटी 100 दी हुई है, ये रही, नई क्वांटिटी 150, तो दोनों का डिफरेंस निकाल दो, डेल्टा क्यू आ जाएगा 50। पुराना प्राइस 10 दिया, नया प्राइस 8, तो डेल्टा पी दोनों का डिफरेंस निकाल दो, 2 आ जाएगा। अब लिखना है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का फॉर्मूला, डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा पी मल्टीप्लाइड बाय पी अपॉन क्यू, सब वैल्यूज को पुट करके आंसर निकाल के जबरदस्ती माइनस, और यहां लिखना है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज मोर देन 1, इसका मतलब डिमांड इज मोर देन यूनिट इलास्टिक। राज्य अगर आप ऐसे नहीं लिखोगे ना तो टीचर आपको नंबर देगा नहीं, पूरे नंबर देगा नहीं। आप ऐसा जरूर लिखना, कंक्लूजन मतलब लिखना ही लिखना है। अच्छा जी सर, क्या बार बार ऐसा होता रहेगा कि इलास्टिसिटी में इलास्टिसिटी का ही क्वेश्चन पूछता रहेगा? नहीं 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 नहीं, कभी कभी आपसे क्वेश्चन पूछेगा कुछ और, मतलब आपको क्वेश्चन में प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की वैल्यू दे देगा पहले ही, और कुछ और निकालने के लिए बोलेगा। एक क्वेश्चन क्रिएट करता हूं, मान लो भैया आपको दी हुई है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड 0.2, माइनस लिखा होगा, तो माइनस को हटा देना, मैं तो शुरू से हटा के चल रहा हूं, ठीक है। फिर बोला होगा किसी चीज का प्राइस 10 से 20 हो गया, बताओ उसकी डिमांड 100 से कितनी हो जाएगी? कितनी मतलब क्या पूछ लिया भाई साहब? उसने आपसे पूछ लिया न्यू क्वांटिटी कितनी है, Q1 पूछ लिया, आपको पुरानी क्वांटिटी गिवन है, पुराना प्राइस नया प्राइस, ऐसे में आपसे नया प्राइस और नई क्वांटिटी कुछ भी पूछ सकता था, कुछ भी पूछ सकता था। आपको रास्ता नहीं बदलना, आपको जो मैंने सिखाया है बस वही फॉर्मूला लिखना है। मैंने फॉर्मूला क्या सिखाया है? मैंने सिखाया भैया इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल टू डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा पी मल्टीप्लाइड बाय पुराना प्राइस अपॉन पुरानी क्वांटिटी। ये लिखते हुए चलो, बस जो जो चीज गिवन हो आपको क्वेश्चन में पुट कर दो। इलास्टिसिटी की वैल्यू ये रही, इज इक्वल टू डेल्टा क्यू। राजे डेल्टा क्यू जो है वो इन दोनों वैल्यू का डिफरेंस है, और हमारे पास दोनों वैल्यू तो गिवन ही नहीं है,
हम डिफरेंस कहां से निकालेंगे? जब नहीं निकाल पाओगे तो उसको ऐसे ही छोड़ दो। डेल्टा पी, इन दोनों का डिफरेंस 20 और 10 का डिफरेंस निकाल लेना, 10 आएगा, मल्टीप्लाइड बाय पुराना प्राइस पुरानी क्वांटिटी, पुराना प्राइस 10 पुरानी क्वांटिटी 100। अब इधर तुम एक काम करो, 10 से 10 उड़ा दिया, ये 100 है ना, ये उधर चला जाएगा, 0.2 मल्टीप्लाइड बाय 100 इज इक्वल टू डेल्टा क्यू। अब तुम इनको मल्टीप्लाई करोगे तो तुम्हारा मल्टीप्लाई करके देख लेना, ये 20 आएगा। डेल्टा क्यू की वैल्यू कितनी आ गई? 20। लेकिन क्वेश्चन में आपसे डेल्टा क्यू पूछा नहीं है, लेकिन तब भी आपको रास्ते में निकालना पड़ेगा। देख रहे हो ना, रास्ते का रोड़ा था, निकालना पड़ेगा, निकाल दिया। आपसे पूछा है न्यू क्वांटिटी निकालो, यहां दिमाग लगेगा। इसी के लिए तुम आए थे इस वीडियो में, मुझे पता है, आए थे ना, कमेंट सेक्शन में बता दो इसी के लिए आए थे सर, क्या करेंगे। देखो, चेंज इन क्वांटिटी का मतलब है डिमांड में बदलाव आया है, 20 यूनिट का बदलाव आया है। थ्योरी समझना, डिमांड 20 यूनिट से बदल गई, पहले 100 थी, अब ये देखो कि डिमांड को बढ़ाना है या घटाना है। कोई फॉर्मूला काम मत करो, रूल देखो यही वाला अप्लाई करो जो बता रहा हूं, डिमांड को बढ़ाना है या घटाना है। ये कौन बताएगा डिमांड बढ़ानी है घटानी है? प्राइस बताएगा। प्राइस देखो बढ़ रहा है क्या? प्राइस तो बढ़ रहा है भैया, तो डिमांड कम होगी। तो जब भी कम करना हो इस वैल्यू को माइनस कर दो, 100 में से 20 हटा दो, 80 आएगा। तो न्यू क्वांटिटी विल बी 100 माइनस 20, 80 यूनिट्स लिखना। अगर दोस्त प्राइस यहां पर कम हो रहा होता तो मुझे डिमांड बढ़ानी होती, तब मैं 100 प्लस 20 करता, 120 आंसर आता। तो आपको डेल्टा क्यू प्लस करना है या माइनस करना है, इसे फॉर्मूले को भूल जाओ, किताबों के फॉर्मूले सारे भूल जाओ। सिर्फ एक बात ध्यान रखो, भैया प्राइस बढ़ रहा हो तो आप डिमांड गिरा दो, गिराने के लिए माइनस ही करना पड़ेगा, और प्राइस कम हो रहा हो तो आप डिमांड बढ़ा दो, बढ़ाने के लिए प्लस ही करना पड़ेगा। ऐसा ही नया प्राइस निकालने आएगा, उसमें भी ये रूल लागू होगा। दोनों में नेगेटिव रिलेशन हमें स्टैब्लिश करना है। चलो, लेट मी क्रैक वन मोर क्वेश्चन। इसमें देखो क्या दिया हुआ है, बोलता है डिमांड एट ₹10 इज 40। कहता है प्राइस 10 है, यहां पर डिमांड 40 है भैया, इतनी बात लिखी है। फिर प्राइस फॉल्स बाय 5। टीचर यहां फंसाता है, जब भी बाय लिखा हो समझ जाना इसका मतलब चेंज है। प्राइस फॉल्स बाय 5 मतलब प्राइस में चेंज आया है 5 का। ओके, फॉल बाय 5 मतलब 10 से गिर के 5 हो गया, 10 में से 5 माइनस कर दो 5 ही आएगा। हाँ, ओके। इफ प्राइस इलास्टिसिटी इज -3, प्राइस इलास्टिसिटी कितनी है? -3। आप 3 लिखो इसको। कैलकुलेट न्यू क्वांटिटी, कहता है बस ये नई क्वांटिटी निकाल दो भैया। अपन क्या करेंगे, हमें तो सर ने एक चीज सिखाई है, इलास्टिसिटी डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा पी मल्टीप्लाइड बाय पुराना प्राइस अपॉन पुरानी क्वांटिटी। यही करना है भैया, यही फॉर्मूला है। जो जो क्वेश्चन में गिवन है वो वैल्यू इसमें फिक्स कर दो, टेप दो। ईडी की जगह 3 लिख दूं, लिख दो। डेल्टा क्यू दोनों क्वांटिटी का डिफरेंस होता है, कैलकुलेट ही नहीं हो सकता, खाली छोड़ दो। डेल्टा पी दिया हुआ है, पुराना प्राइस 10 पुरानी क्वांटिटी 40, पुराना प्राइस 10 पुरानी क्वांटिटी 40, अकेली इसकी वैल्यू आ जाएगी। निकालो, 0 से 0 उड़ाओ, 4 गुणा 5 20 होता है, 20 को 3 से मल्टीप्लाई कर दो, ऐसे ऊपर ले जाके 60 आएगा। भाई चेंज इन क्वांटिटी 60 है। अब तुम पुरानी क्वांटिटी में इसको प्लस करोगे माइनस करोगे, डिपेंड करता है प्राइस के साथ क्या हुआ। पहले तुम देखो क्वांटिटी बढ़ानी है गिरानी है। भाई प्राइस हुआ है फॉल, क्या हुआ है? फॉल, तो डिमांड जाएगी बढ़। तो पहले 40 थी, उसमें प्लस करोगे तभी तो बढ़ेगी। तो न्यू क्वांटिटी इज इक्वल टू 40 प्लस 60 इज इक्वल टू 100 यूनिट्स। तो भाई कब प्लस करना है कब माइनस करना है सिचुएशन पे डिपेंड करता है, कोई फार्मूला लेके मत चलो। और माइनस माइनस के निशान से कभी कंफ्यूज मत होना। क्वेश्चन में भी दिया हुआ है अपना प्लस लेके सॉल्व करो, तुम भी अपना सब कुछ प्लस में करो, बस जबरदस्ती बाद में माइनस का निशान ऐसे टेप दो ताकि टीचर खुश हो जाए, हाँ भाई ठीक है। क्योंकि माइनस का निशान ये मैथ्स का निशान नहीं है, ये सिर्फ ये बताता है कि भैया प्राइस डिमांड में माइनस यानी इनवर्स वाला रिलेशन है। कहानी खत्म। देखो सभी टीचर के अपने अपने तरीके होते हैं सॉल्व कराने के लिए, मैं हर एक टीचर की रेस्पेक्ट करता हूं। बहुत सारे टीचर इसको अलग अलग तरीके से कराते हैं, आप जिस मर्जी तरीके से करो, मुझे लगता है सबका तरीका अलग अलग होता है। आप मेरे को फॉलो कर रहे हो इस तरीके से करो, क्वेश्चन गलत नहीं होगा। लेकिन ठीक है, आगे चलते हैं। अच्छा भैया नया क्वांटिटी निकाल रहे हो, नया प्राइस निकालना नहीं आ सकता है क्या? आ सकता है। अ कंज्यूमर बाय 80 यूनिट एट अ प्राइस ऑफ 5। कहता है प्राइस 5 का है, उसकी डिमांड 80 यूनिट की है। अच्छा जी,
ठीक है, आगे कुछ दिया हुआ है, सपोज प्राइस इलास्टिसिटी इज 2, माइनस के निशान को उड़ा रहा हूं सीधा, इलास्टिसिटी 2 है, व्हाट प्राइस विल ही बाय 64 यूनिट। अरे कहता है 64 यूनिट खरीदेगा, अब वो प्राइस कितना होगा, इलास्टिसिटी तो 2 है, मतलब देखो पुरानी क्वांटिटी गिवन है, नई क्वांटिटी गिवन है, दोनों का डिफरेंस निकाल दो, 80 और 64 का डिफरेंस होता है 16, 80 और 64 16। पुराना प्राइस गिवन है, नया प्राइस निकालना है, डेल्टा पी भी निकल नहीं सकता फिर तुम्हारे पास, क्योंकि दोनों प्राइस की वैल्यू चाहिए तभी तो डिफरेंस निकालोगे। कुछ नहीं, कुछ भी पूछाओ भाई, जिस बच्चे को कुछ भेजे में नहीं आ रहा ना, वो एक बात समझना, जो क्वेश्चन में गिवन है पहले वो लिख दो, फिर फॉर्मूला टेप दो। देखो जो क्वेश्चन में गिवन है पहले वो लिख दिया, फिर फॉर्मूला लिख दिया। अब भाई ये वैल्यू को फॉर्मूले में पुट करो, जो खाली बचेगा उसकी वैल्यू निकाल देना। और क्या, देखते हैं कौन खाली बच रहा है। इलास्टिसिटी की वैल्यू दी हुई है राजे 2, डेल्टा क्यू निकाला हमने 16, डेल्टा पी निकल नहीं सकता क्योंकि दोनों प्राइस है नहीं, पुराना प्राइस 5, पुरानी क्वांटिटी 80। चलो जी, 5 एकम 5, 16 पंजे 80, 16 से 16 उड़ा दो, ये डेल्टा पी ऊपर ले जाओ, यहां सब खत्म हो गया था, 1 था, ये 2 नीचे उतार के ले आओ, 1/2 का मतलब 0.5, मतलब प्राइस चेंज हुआ है 0.5 से। अब देखो प्राइस बढ़ाना है गिराना है, डिमांड बताएगी। डिमांड गिर रही है, डिमांड क्यों गिरी है, क्योंकि प्राइस बढ़ा होगा। तो पहले 5 था प्राइस, इसमें कम नहीं करेंगे, इसको बढ़ाएंगे, तो न्यू प्राइस विल बी, पुराना प्राइस 5 प्लस ये 0.5, आप लिख देना रुपीज 5.5 आंसर है, ऐसे भी लिख देना इंटेलिजेंट बच्चे हो तो, ₹5 पर यूनिट इज माई आंसर। ओके सर, तो नया प्राइस और नई क्वांटिटी निकालने वाले क्वेश्चन ट्रेंडिंग है, लेकिन उस्ताद ऐसा भी क्वेश्चन पेपर में आता है जहां पर पुराना प्राइस और पुरानी क्वांटिटी आपसे पूछ लेते हैं। इसमें क्या करना है भैया, एक ही मेथड, तुम्हें कुछ तो दिया होगा क्वेश्चन में, आप वो वैल्यू जो भी क्वेश्चन में गिवन है पहले वो लिख देना, उसके बाद आगे करना कुछ। चलो जी देखते हैं, एक क्वेश्चन मान लो यहां पर लिखा है, व्हेन प्राइस ऑफ अ कमोडिटी फॉल्स बाय 2, फॉल्स बाय लिखा है राजे, इसको भूलना मत, प्राइस फॉल्स बाय मतलब डेल्टा पी 2 है, इट्स डिमांड इंक्रीज बाय 10, इंक्रीज बाय 10, क्वांटिटी डिमांडेड यानी डेल्टा क्यू हमारे पास 10 आ गया। देखो मेरे दोस्त, डेल्टा का मतलब होता है चेंज, कहीं इंक्रीज हो कहीं डिक्रीज हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, इंक्रीज का मतलब भी चेंज, डिक्रीज का मतलब भी चेंज, है ना, दोनों की वैल्यू आ गई। इट्स प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज 1, माइनस को उड़ा रहा हूं मैं 1, कैलकुलेट इट्स क्वांटिटी डिमांडेड एट अ प्राइस बिफोर चेंज विच वॉज 10, कहता है प्राइस बिफोर चेंज 10 था, तो इसी प्राइस पर इसकी क्वांटिटी निकाल लो। प्राइस बिफोर चेंज का मतलब होता है बदलने से पहले प्राइस, मतलब पुराना प्राइस, पुराने प्राइस को इनिशियल प्राइस बोल दो, ओल्ड प्राइस बोल दो, ओरिजिनल प्राइस बोल दो, वो दिया हुआ है, लेकिन तुमसे पूछी ओरिजिनल क्वांटिटी। क्या सर यार क्या करना है क्या नहीं करना समझ नहीं आ रहा, अबे जो वैल्यू गिवन है वो तो समझ आ रही है, वो लिखो, फिर लिखो फॉर्मूला। कातिया फॉर्मूला बहुत जरूरी है, हम लिखेंगे अकॉर्डिंग टू परसेंटेज मेथड फॉर्मूला इज दिस। अब जो क्वेश्चन में गिवन है टेप दो, इलास्टिसिटी की वैल्यू 1, डेल्टा क्यू की वैल्यू 10, डेल्टा पी की वैल्यू 2, पुराना प्राइस 10, पुरानी क्वांटिटी, यहां कुछ भी नहीं बचा, समझे, सिर्फ क्वांटिटी निकालनी है, निकाल दो, 2 और 5 दूनी 10, क्वांटिटी को ऊपर ले जाओ, ये 1 था ऐसे ही रहने दो, 5 तो 10 से करोगे 50 आंसर आएगा, 50 यूनिट। एक क्वेश्चन और झेपते हैं, इसमें तो पुरानी क्वांटिटी निकालनी थी, अब सिखाऊंगा पुराना प्राइस निकालना। मैंने कहा था ना भाई 1 शॉट के अंदर धुआंधार काम 35 होगा। चलो जी देखो क्या लिखा है, इनिशियल डिमांड इज 80, इनिशियल डिमांड मतलब पुरानी डिमांड 80 है, पुरानी क्वांटिटी 80 है, द डिमांड फॉल बाय 4, डिमांड में चेंज आया है 4 से भैया, अच्छा जी बाय लिखा है ध्यान रखना, ड्यू टू राइज इन प्राइस बाय 10, प्राइस में राइज आया है 10 से, डेल्टा क्यों लिखा क्योंकि बाय लिखा है यहां भी, इफ प्राइस इलास्टिसिटी इज 1.5, प्राइस इलास्टिसिटी इज 1.5,
कैलकुलेट प्राइस बिफोर चेंज। चेंज होने से पहले प्राइस मतलब पुराना प्राइस निकालना है। तो राजे करना क्या है, इधर लिखेंगे इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल टू डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा पी मल्टीप्लाइड बाय पुराना प्राइस अपॉन पुरानी क्वांटिटी, ये लिखेंगे। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कितनी दी हुई है 1.5, डेल्टा क्यू कितना दिया हुआ है 4, डेल्टा पी कितना दिया हुआ है 10, पुराना प्राइस निकालना है, पुरानी क्वांटिटी ये रही 80। कसम उड़ान झल्ले की दोस्तों, एक प्यार वाली बात होती है, मतलब ऑब्वियसली मुझे तुम्हारी नीड पता है, इसलिए मैं तुम्हारे लिए कुछ ना कुछ वीडियोस यहां पर पेश करता रहता हूं। बच्चों को कॉन्सेप्ट की जरूरत है, मैं भी मेहनत करके पीपीटीज करता हूं, लेकिन जो भी बच्चा यहां तक मेरी वीडियो देखते देखते पहुंच गया है, मेरे दोस्त, अपने भाई दोस्त एजुकेटर कैप्टन लव कौशिक को प्यार करते हो तो कमेंट सेक्शन में इधर प्राइस की वैल्यू लिख देना। सीधा लिखना ऐसे कि सर, कैप्टन सर, लव सर, भाई, जो तुम कहना चाहते हो, दोस्त कह के लिखना भैया। इनिशियल प्राइस का वैल्यू जो भी आएगा मैं वेट करूंगा। पता तो लगे कौन कौन यहां तक पहुंचा है। लो जी, खतरों का खिलाड़ी इस क्वेश्चन को बोलते हैं। क्या बोलते हैं? खतरों का खिलाड़ी। कैसे? देखो ऐसे, मामला ही अलग है। व्हेन प्राइस ऑफ अ कमोडिटी गेट्स डबल्ड, प्राइस डबल हो गया। डबल कितना मतलब भाई? पता ही नहीं, पहले कितना था अब कितना था कुछ नहीं पता। जब कोई भी चीज डबल हो जाती है उसमें 100% का चेंज आता है। देखो, प्राइस 10 से 20 हो गया डबल, 100 से 200 हो गया डबल, 1000 से 2000 हो गया डबल। कभी भी परसेंटेज चेंज इन प्राइस कैलकुलेट कर लेना। कैसे करते थे? डेल्टा पी अपॉन पुराना प्राइस मल्टीप्लाइड बाय 100 ही आंसर आएगा। तो भैया मैं इतना बता रहा हूं आपको, व्हेन प्राइस ऑफ अ कमोडिटी गेट्स डबल्ड का मतलब होता है परसेंटेज चेंज इन प्राइस इज इक्वल टू 100 गिवन है। आगे, इट्स क्वांटिटी डिमांडेड रिड्यूस टू हाफ। क्वांटिटी डिमांडेड हाफ हो गई। हाफ का मतलब 100 थी तो 50 हो गई, 1000 थी तो 500 हो गई, अरे 10 थी तो 5 हो गई, 2 थी तो 1 हो गई, मतलब आधी हो गई। जब भी कोई चीज आधी होती है तो उसमें 50% का चेंज आता है। ठीक है, तो मैं सीधा लिखता हूं परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी इज इक्वल टू 50। हाँ, तो भैया इलास्टिसिटी निकालो। ये बोलता है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड निकालो। अरे भाई इतना आसान क्वेश्चन, बस लैंग्वेज मुश्किल। तो मैं फॉर्मूला लगा रहा हूं, मैं नॉर्मल सॉल्व कर रहा हूं, आप पूरी प्रेजेंटेशन देना पेपर में। क्वांटिटी में चेंज कितना है वो ऊपर लिखते हैं, प्राइस में चेंज कितना है वो नीचे लिखते हैं। 0.5 आंसर आएगा, आप चुपके से माइनस का निशान लगाना, लेकिन लिखना इलास्टिसिटी इज लेस देन 1, डिमांड इज लेस देन यूनिट इलास्टिक। हाँ, क्योंकि सबको, जब देखो भैया बच्चा बोलेगा सर ये वाला फॉर्मूला कब लगाना है और वो छोटा सा फॉर्मूला कब लगाना है, भैया हमेशा ये लगाना है तुम्हें जब भी कुछ परसेंटेज में गिवन हो। जैसे यहां परसेंटेज में टेक्निक गिवन थी, जब भी कुछ परसेंटेज में गिवन हो तो ये वाला फॉर्मूला लगा देना बड़ा सा। एक क्वेश्चन और करा देता हूं भाई ऐसा ही। देखो जी, यहां पर परसेंटेज में कुछ गिवन है, लो जी ये रहा, लिखा है कैलकुलेट द प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड फॉर अ कमोडिटी व्हेन इट्स प्राइस इंक्रीज बाय 25%। जब कुछ भी परसेंटेज में दे दिया तो भैया सीधा बोलना इलास्टिसिटी का फॉर्मूला होता है परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस। अब ये नीचे वाली वैल्यू आपको दी हुई है कितनी? 25। ओके, एंड डिमांड फॉल्स फ्रॉम 150 से 120। पुरानी क्वांटिटी ये रही, नई क्वांटिटी ये रही। भाई ये तो परसेंटेज में नहीं दिया हुआ, तो कोई बात नहीं। जब ये परसेंटेज में नहीं दिया हुआ तो इसका फॉर्मूला लगा दो, डेल्टा क्यू अपॉन Q1 मल्टीप्लाइड बाय 100। तो देखो जी, डेल्टा क्यू की वैल्यू कितनी आएगी? 120 और 150 का डिफरेंस 3030, क्वांटिटी 1 150 है मल्टीप्लाइड बाय 100 अपॉन ये बेचारा 25 है। आप पहले काम करना, इस ऊपर को सॉल्व करना, बाद में 25 को कंसीडर करना। 0 से 0 उड़ाओ, 3 एकम 3, 3 पंजे 15, 5 से ये उड़ा दो 20 आ जाएगा। ऊपर 20 नीचे 25, 4/5 आंसर 0.8 आएगा। और फिर माइनस का निशान भी लगा देना, बोल देना इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज लेस देन यूनिट इलास्टिक। कंक्लूजन लिखना बहुत जरूरी है। ऐसा ही एक क्वेश्चन दे रहा हूं, होमवर्क करो, इसको प्रैक्टिस करो भैया। बतेरी प्रैक्टिस कराई है मैंने, मोस्ट ऑफ द केसेस आपको कराने की कोशिश की है। हाँ जी, मोस्ट ऑफ द केसेस कराने की कोशिश की है।
चलो जी, अगर आप और प्रैक्टिस भी करना चाहते हो तो दोस्तों ये क्वेश्चन तुम्हारी प्रैक्टिस के लिए आंसर लिखा हुआ है, मैच कर लेना। ये क्वेश्चन तुम्हारी प्रैक्टिस के लिए आंसर लिखा हुआ है, मैच कर लेना। ये क्वेश्चन तुम्हारी प्रैक्टिस के लिए आंसर लिखा हुआ है, मैच कर लेना, तुम्हारे काम आएंगे ये क्वेश्चंस। ठीक है, ठीक है भैया, अब आ जाओ, अब आ जाओ जी। एक स्पेशल केस करा देता हूं, तुम भी कहोगे हाँ यार स्पेशल केस भी करा दो। कई बार क्या होता है पेपर के अंदर टोटल एक्सपेंडिचर केस आ जाता है, मतलब टोटल एक्सपेंडिचर मेथड नहीं करा रहा, अभी टोटल एक्सपेंडिचर वाला केस करा रहा हूं। टोटल एक्सपेंडिचर का फॉर्मूला होता है प्राइस इनटू क्वांटिटी। मतलब भाई मान लो मम्मी ने बोला चीनी की 5 क्वांटिटी खरीद के लाओ, 5 किलो चीनी लेके आओ, और 1 किलो चीनी का रेट है 40, तो मल्टीप्लाई करोगे तो कितने रुपए खर्च करके आओगे? 200। तो तुम्हारा टोटल खर्चा प्राइस इंटू क्वांटिटी होता है, तुम्हारा टोटल खर्चा प्राइस इंटू क्वांटिटी होता है। तो टोटल एक्सपेंडिचर इज इक्वल टू प्राइस इंटू क्वांटिटी। कभी कभी तुम्हें क्वेश्चन में टोटल एक्सपेंडिचर दिया होता है, जैसे कि एक क्वेश्चन है यहां पर दिया हुआ है प्राइस 10 से 20 हो गया, टोटल एक्सपेंडिचर 1000 से 500 हो गया, परसेंटेज मेथड से इलास्टिसिटी निकालो। कौन से मेथड से? परसेंटेज से। भाई हमारे मेथड में तो हम तो क्या करते हैं, इलास्टिसिटी क्या होता है? डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा पी मल्टीप्लाइड बाय प्राइस अपॉन क्वांटिटी। क्वांटिटी है ही नहीं, तो राजा यहां से क्वांटिटी निकालनी पड़ती है, टोटल एक्सपेंडिचर अपॉन प्राइस। टोटल एक्सपेंडिचर अपॉन प्राइस करना 1000/10, क्वांटिटी आ जाएगी 100 आएगा, 500/20 क्वांटिटी आ जाएगी 25। दो क्वांटिटी दो प्राइस है, टोटल एक्सपेंडिचर को भूल जाओ, अब सॉल्व कर देना वैल्यू पुट करके। यानी देखो टोटल एक्सपेंडिचर का फॉर्मूला क्या होता है? प्राइस इंटू क्वांटिटी। आपको अगर क्वांटिटी क्वेश्चन में गिवन नहीं है तो क्वांटिटी निकाल लेना टोटल एक्सपेंडिचर अपॉन प्राइस करके। ये दो गिवन हो तो ऐसे करना। कभी कभी हो सकता है तुम्हारी बुक में क्वेश्चन हो या पेपर में आ जाए, आपसे प्राइस पूछे तो आप टोटल एक्सपेंडिचर अपॉन क्वांटिटी निकाल लेना, मतलब पूछेगा नहीं, आपको प्राइस ना गिवन हो तो ऐसे कर लेना। ये बहुत स्पेशल केस है जब तुम्हें पेपर में टोटल एक्सपेंडिचर गिवन होता है और प्राइस और क्वांटिटी में से एक चीज गिवन होती है। तो भैया टोटल एक्सपेंडिचर तो हम लिखते ही नहीं फॉर्मूले में, आपको उसकी वजह से जो चीज नहीं गिवन वो निकालनी पड़ेगी। प्राइस निकालना है तो ये फॉर्मूला, क्वांटिटी निकालनी है तो ये फॉर्मूला। क्वांटिटी निकालने के मैंने दिखा भी दी, ऐसे फिर अप्लाई कर देना, आपका काम आसान हो जाएगा। देखिए अब आता है भैया, अब आता है जी टोटल एक्सपेंडिचर मेथड। ये अलग चीज है, जो अभी कराया था वो अलग चीज थी। टोटल एक्सपेंडिचर मेथड को हम बोलते हैं टोटल आउटले मेथड। प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को कैलकुलेट करने का ये दूसरा मेथड है। पहला परसेंटेज मेथड, उससे हमने फॉर्मूला लगाया और कर दिया काम। दूसरा टोटल एक्सपेंडिचर मेथड। अच्छा मान लो मैंने शुरू में आपसे कमिट किया था, पहले ये मेथड स्टार्ट कराने से पहले शुरू में कमिटमेंट दी थी मैंने आपको। मैंने बोला था भैया प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की ये डेफिनेशन है, एक और है आसान डेफिनेशन। वो कौन सी है? वो डेफिनेशन ये है, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज रेशो ऑफ परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड एंड परसेंटेज चेंज इन प्राइस। परसेंटेज मेथड के फॉर्मूले से आता है ये भी डेफिनेशन सही है, ये भी डेफिनेशन सही है, कोई भी लिख देना भाई। परसेंटेज मेथड से निकालना परसेंटेज चेंज इन डिमांड अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस, बस वही लिख दिया, रेशो ही है, आसान का। पेपर में क्वेश्चन आ गया एक्सप्लेन परसेंटेज मेथड, ये भी आ जाता है, एक्सप्लेन करो परसेंटेज मेथड को। आप सीधा बोलना अकॉर्डिंग टू परसेंटेज मेथड इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज द रेशो ऑफ परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड एंड परसेंटेज चेंज इन प्राइस। उसके बाद लिखना फॉर्मूला, उसके बाद वो 5 केस लिखना जिसमें मैंने आपको कराया था। मतलब आप इसके बाद 5 लाइनें लिखोगे भैया। ये रही कौन कौन सी लिखना, जब परसेंटेज चेंज इन डिमांड परसेंटेज चेंज इन प्राइस बराबर होंगे तो इलास्टिसिटी 1 होगी, पहली लाइन। दूसरी लाइन में अगर ये ज्यादा हुआ ये कम हुआ, इलास्टिसिटी 1 से ज्यादा होगी, दूसरी लाइन। तीसरी लाइन में ये कम और ये ज्यादा हुआ, इलास्टिसिटी 1 से कम होगी। चौथी लाइन अगर परसेंटेज चेंज इन प्राइस 0 हुआ तो इलास्टिसिटी इन्फिनिटी होगी। पांचवी लाइन अगर परसेंटेज चेंज इन डिमांड 0 हुई तो इलास्टिसिटी 0 होगी। ये 5 कंक्लूजन लिखने हैं परसेंटेज मेथड की कैलकुलेशन में।
लेकिन मेरे दोस्त अगर पेपर में क्वेश्चन आया कि टोटल एक्सपेंडिचर मेथड एक्सप्लेन करो, टोटल एक्सपेंडिचर मेथड को टोटल आउटले मेथड भी बोलते हैं, एक्सपेंडिचर और आउटले एक ही बात है, तो ये मेथड कैसे एक्सप्लेन करोगे? पहली बात तो इस मेथड से हम न्यूमेरिकल कैलकुलेशन कर ही नहीं सकते, मतलब इस मेथड से आप एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ इलास्टिसिटी नहीं निकाल सकते। इस मेथड से सिर्फ तुम आइडिया दे सकते हो। क्या आप इस मेथड से 3 आइडिया दे सकते हो? हाँ जी, 3 आइडिया दे सकते हो। आइडिया नंबर 1, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड 1 कब होती है? आइडिया नंबर 2, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड मोर देन 1 कब होती है? और आइडिया नंबर 3, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड लेस देन 1 कब होती है? बस 3 आइडिया दे सकते हो, ना जीरो ना इंफिनिटी। कैसे कैसे कैसे? हाँ भैया देखो जरा, यही बात बतानी है। ये मेथड बोलता है कि देखो, आपको कभी भी प्राइस इलास्टिसिटी का आइडिया निकालना हो तो प्राइस और टोटल एक्सपेंडिचर में रिलेशन चेक करो, क्वांटिटी को भूल जाओ। इसको क्वांटिटी को भूल जाओ। अच्छा, मतलब पहले मैं सिखा दूं एक्सप्लेन कैसे करते हैं। मान लो प्राइस किसी कमोडिटी का कम हो गया 10 से 5। कितना कम हो गया? 10 से 5। कितना कम हो गया? 10 से 5। हाँ जी, कम हो गया। ठीक है जी, क्या करें? डिमांड भी कम हो गई, हो सकता है 100 से 90 हो जाए, हो सकता है 100 से 40 हो जाए, और हो सकता है 100 से 50 हो जाए। इतना तो पता ही है ना, प्राइस कम हुआ है, सॉरी मान लो प्राइस बढ़ गया भाई, मान लो प्राइस बढ़ गया, प्राइस बढ़ गया, प्राइस बढ़ गया तो डिमांड में कुछ भी बदल। अरे यार थोड़ी और आसान कैलकुलेशन करता हूं, पहले समझना। किसी चीज का प्राइस मान लो 10 से 20 हुआ, मतलब प्राइस इंक्रीज हुआ, तो डिमांड कम होगी। ठीक है, तो डिमांड हो सकता है 100 से 90 हो जाए, हो सकता है डिमांड 100 से 40 हो जाए, हो सकता है डिमांड 100 से 50 हो जाए। मतलब हो सकता है डिमांड में थोड़ा सा चेंज हो, या बहुत ज्यादा चेंज हो, या इक्वल प्रोपोर्शनेट में चेंज आ जाए, कुछ भी हो सकता है। यानी प्राइस बढ़ेगा तो डिमांड कम होगी। तो टोटल एक्सपेंडिचर मेथड ये बोलता है कि आप टोटल एक्सपेंडिचर कैलकुलेट करो। क्या कैलकुलेट करो? टोटल एक्सपेंडिचर। इसका फॉर्मूला क्या होता है? प्राइस इंटू क्वांटिटी। भैया 10 इंटू 100 1000, 20 इंटू 90 1800। यहां पर भी करो, 10 इंटू 100 1000, 20 इंटू 40 800। यहां पर भी करो, 10 इंटू 100 1000 और 20 इंटू 50 भी 1000। अब भाई दोबारा सुनना मेरी बात, कभी भी पेपर में एक्सप्लेन करना आ जाए टोटल एक्सपेंडिचर मेथड, तो आप बोलना कि टोटल एक्सपेंडिचर मेथड के हिसाब से हम प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का आइडिया लगा सकते हैं, यह चेक करके कि प्राइस और टोटल एक्सपेंडिचर में रिश्ता कैसा है। रिश्ता पहले चेक करूंगा फिर आइडिया बताऊंगा। चलो जी, हमें इधर भूलना पड़ेगा, यह डिमांड को भूलना पड़ेगा भाई, इस डिमांड को भूल जाओ, समझे? इस डिमांड को भूल जाओ भाई। सिर्फ और सिर्फ तुम चेक करो रिलेशन। क्या हो गया? डिमांड को असली में भूल गए क्या? डिमांड को यहां 1000 था ना। डिमांड को असली में भूल जाओ और सिर्फ ये देखो तीनों जगह प्राइस में क्या चेंज आए हैं। भाई तीनों जगह प्राइस बढ़ा है, तो टोटल एक्सपेंडिचर में क्या चेंज आए हैं? टोटल एक्सपेंडिचर यहां तो 1000 से 1800 बढ़ गया, या 1000 से 800 कम हो गया, या 1000 का 1000 मतलब कांस्टेंट है। तो ये मेथड बोलता है, टोटल एक्सपेंडिचर मेथड बोलता है, अगर प्राइस और टोटल एक्सपेंडिचर में पॉजिटिव रिलेशन है, यानी प्राइस के बढ़ने से टोटल एक्सपेंडिचर बढ़े या प्राइस के कम होने से टोटल एक्सपेंडिचर कम हो जाए, पॉजिटिव रिलेशन है, तो भैया इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड लेस देन 1 होगी। अगर दोनों में नेगेटिव रिलेशन है, प्राइस के कम होने से टोटल एक्सपेंडिचर बढ़े या प्राइस के बढ़ने से टोटल एक्सपेंडिचर कम हो, तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड मोर देन 1 होगी। नेगेटिव रिलेशन तो 1 से ज्यादा, पॉजिटिव रिलेशन तो 1 से कम, ध्यान रखना। और अगर कोई रिलेशन ही नहीं है, टोटल एक्सपेंडिचर कांस्टेंट है, तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड विल बी 1।
देखो जी, ये काम करना आपको है, मैं बताता हूं। पेपर में 6 नंबर का क्वेश्चन आ जाएगा, 4 नंबर का। एक्सप्लेन टोटल एक्सपेंडिचर मेथड, आप ऐसे लिखोगे, अकॉर्डिंग टू टोटल एक्सपेंडिचर मेथड इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कैलकुलेटेड बाय चेकिंग रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड टोटल एक्सपेंडिचर। फॉर एग्जाम्पल ऐसे लिख के 3 टेबल बनाना, एक टेबल बनाई, दूसरी बनाई, तीसरी बनाई, तीनों में मैंने एक में तो बहुत हल्की सी डिमांड कम की, दूसरे में ज्यादा कर दी, तीसरे में बराबर सा कुछ रखा ताकि टोटल एक्सपेंडिचर कांस्टेंट आए। तो इस टेबल को बनाने के बाद लिखना, इन दिस टेबल देयर इज अ पॉजिटिव रिलेशन बिटवीन प्राइस एंड टोटल एक्सपेंडिचर, प्राइस राइज टोटल एक्सपेंडिचर राइज, सो इलास्टिसिटी विल बी लेस देन 1। बस खत्म कहानी, हो गया खत्म। इस टेबल के नीचे लिखना, देयर इज नेगेटिव रिलेशन बिटवीन प्राइस एंड टोटल एक्सपेंडिचर, सो इलास्टिसिटी विल बी मोर देन 1। ठीक है, इन दिस टेबल टोटल एक्सपेंडिचर रिमेन्स कांस्टेंट, सो इलास्टिसिटी इज 1। बस खत्म, 6 नंबर। हाँ, ऐसे ही करना है भाई, ऐसे ही करना है। ठीक है दोस्तों, तो यहां पर मेनली यार पेपर में क्वेश्चन कहां से आता है, देखो क्वेश्चन नंबर 1 तो दोस्तों कोई भी एक मेथड, चाहे परसेंटेज मेथड है चाहे टोटल एक्सपेंडिचर मेथड है, ये मेथड ही एक्सप्लेन करने के लिए आजकल ट्रेंडिंग में है। क्वेश्चन नंबर 2 डिटर्मिनेंट्स बनेंगे। डिटर्मिनेंट्स का मतलब फैक्टर अफेक्टिंग इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, जिसमें हैबिट, जिसके अंदर नेचर, सब्स्टिट्यूट, यूज, इनकम, हैबिट, टाइम, टोटल एक्सपेंडिचर, प्राइस लेवल और पोस्टपोनेंट ऑफ यूज, ये 9 पॉइंट मैंने कराए हैं। तो यही 3 है, बाकी एमसीक्यूज जिस लेवल के बनते हैं वो लेवल मैंने आपको दिखाया भी है। अब एक नई बात कर लो, फिर क्लास को खत्म करूंगा भाई, इसके बाद क्लास को खत्म करूंगा। एक लास्ट लाइन देखो जी, आप जानते हो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का फॉर्मूला होता है परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस। हाँ जी, इस फॉर्मूले को ऐसे भी लिख देते हैं, डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा पी मल्टीप्लाइड बाय प्राइस अपॉन क्वांटिटी, राइट। अब एक अंदर की बात सुनो, स्लोप ऑफ डिमांड कर्व का फॉर्मूला मैंने थ्योरी ऑफ डिमांड के 1 शॉट में कराया था आपको, आपने नहीं देखा तो देख लेना। ये फॉर्मूला होता है डेल्टा पी अपॉन डेल्टा क्यू। अब दोस्तों ये चीज देखो और ये चीज देखो, उल्टी पुल्टी लग रही है, राइट, लग रही है ना। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, 1 अपॉन डेल्टा पी अपॉन डेल्टा क्यू मल्टीप्लाइड बाय प्राइस अपॉन क्वांटिटी। तुम कहोगे सर चकरा रहा है क्या, क्या पागल हो रहा है क्या? हाँ लिख सकते हैं भैया, 3/4 लिखा है तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं 1 अपॉन 4/3, मैथ बोलती है। तो मैंने डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा पी को 1 के नीचे उतारा तो डेल्टा पी अपॉन डेल्टा क्यू कर दिया भाई काम 35। अच्छा फिर क्या किया, तो भैया डेल्टा पी अपॉन डेल्टा क्यू ये क्या होता है, ये तो स्लोप होता है, तो इसको स्लोप लिख दो। तो ये भी एक फॉर्मूला परसेंटेज मेथड का ही है। इतना जान लो, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के मेथड में स्लोप डिनोमिनेटर में आ रहा है, तो स्लोप और इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में नेगेटिव रिलेशन होता है, स्लोप बढ़ने से इलास्टिसिटी कम होती है। फॉर एग्जांपल आपको बताऊं, इस कर्व का इलास्टिसिटी इंफिनिटी है लेकिन स्लोप 0 है, इस कर्व की इलास्टिसिटी 0 है लेकिन स्लोप इंफिनिटी है। स्लोप और इलास्टिसिटी अलग अलग ही होते हैं, तुम स्लोप के चक्कर में मत फंसो, इतनी मैथ मत उलझाओ, सिर्फ इतना काम कर लो और जय हिंद जय कॉमर्स कर दो। लव यू ऑल भाई साहब, बस तुमसे प्यार बना रहे, मेरे को तो यही चाहिए, मेरे को तो हमेशा ही तुम्हारा प्यार चाहिए होता है। तुम्हारी और हमारी जो बॉन्डिंग है वो बहुत कैडे लेवल की है, और इस लेवल की बॉन्डिंग की नजर ना लगे किसी को। बस तुम्हें जो डिमांड है, तुम जो चाहते हो, जो तुम्हारे डाउट्स है, जो तुम्हें चाहिए मुझसे, वो बस कमेंट सेक्शन में लिखो दोस्तों। और जो बीच में क्वेश्चन कराया था वो तो आपसे पूछा है, उसका आंसर भी बता देना। थैंक यू सो मच गाइस, इतना ही। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार, धन्यवाद।